नमस्कार, गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी प्यारे साथियों का अशोका द एग्जाम ग्रुप पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं हूं विजय मौर्य। प्यारे बच्चों, एसएससी जीडी एग्जाम बहुत जल्द होना है। आप सभी अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रहे होंगे, अपनी पूरी कोशिश कर रहे होंगे कि आपका सिलेक्शन हो पाए। बच्चों, एसएससी जीडी एग्जाम में मैथ्स एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप सभी जानते होंगे 20 प्रश्न आपके सीधे सीधे मैथ्स से पूछे जाते हैं और हर एक प्रश्न आपका 2 अंक का होता है। उस दृष्टि से 40 अंकों की आपकी गणित पूछी जाती है। तो गणित में एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है एवरेज, यानी कि औसत। इसको हम आज कंप्लीट करेंगे। साथ ही साथ आपको इस वीडियो को क्यों देखना चाहिए, इस पर भी मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूँगा। इसके बाद हम सीधे क्लास पर चलेंगे। तो बच्चों, एसएससी जीडी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि आपको उसका सिलेबस पता होना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ आपको एग्जाम का लेवल, कि एग्जाम में किस तरह के या किस लेवल के प्रश्न पूछे जाते हैं, ये भी पता होना ज़रूरी होता है। तो इसकी जानकारी आपको कैसे मिलती है? सबसे पहली बात, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, यानी जितनी भी परीक्षाएं पिछले वर्षों में हो चुकी हैं उनको अध्ययन करो और उनको देखो किस तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। और दूसरी बात, एग्जाम में क्या क्या चेंजेस देखने को मिल रहे हैं पिछले वर्षों में, उसके आधार पर अगर आप तैयारी करोगे तो डेफिनेटली आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। तो अगर मैं आज की क्लास की बात करूं तो इसमें हम क्या करने वाले हैं, देखिए सबसे पहली बात, सबसे बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि इस क्लास में एवरेज टॉपिक कवर करेंगे, वो भी मात्र 1.25 या 1.5 घंटे के अंदर पूरा का पूरा टॉपिक कवर करेंगे, यानी कि कम समय में अधिक पढ़ लेंगे हम लोग। दूसरी बात, अगर हम बात करें तो इसमें हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, यानी हम कह सकते हैं 2021 के ज़्यादा प्रश्न लिए हैं, बाकी और इससे पहले जो परीक्षा हुई है जीडी की उसके भी कुछ हमने प्रश्न लिए हैं। और तीसरी बात, आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी इसमें डाले हुए हैं कि इस बार कौन से प्रश्न एग्जाम में आ सकते हैं, उसका भी इसमें ध्यान रखा गया है। यानी कि कम समय प्लस प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन प्लस मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, यानी कि सब कुछ आपको इस एक ही क्लास के अंदर मिल जाएगा। तो बच्चों, बिना देर किए हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास औसत। और औसत में सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि औसत है क्या, तो बहुत सिंपल शब्दों में आप समझ सकते हो कि अगर मैं आपसे कहूं कि औसत क्या है, तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि भाई पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों का योग बटे पदों की संख्या या अपॉन में पदों की संख्या। इस सब ने इस फॉर्मूले को पढ़ा होगा, ठीक है ना? पदों की संख्या, हम इसको कह सकते हैं इंग्लिश में सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो आप इस बात को समझ सकते हैं। अगर इसको बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं, ये तो वो सिंपल सा हो गया कि आपने सबने फार्मूला पढ़ा हुआ है, लेकिन इस फार्मूले को अगर समझना चाह रहे हो तो एवरेज आसानी से समझ पाओगे। क्या मतलब है? जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि हमारे पास एक परिवार में 3 व्यक्ति हैं, एक ए, दूसरा बी और तीसरा सी। इसके पास जो है, इसकी जेब में, इसकी पॉकेट में 200 रुपये हैं, इसकी पॉकेट में मान लीजिए 300 रुपये हैं, और इसकी पॉकेट में मान लेते हैं आप 400 रुपये हैं, ठीक है? इसकी पॉकेट में, यानी ए की पॉकेट में 200 रुपये, बी की पॉकेट में 300 रुपये और सी की पॉकेट में बच्चों कितने हैं? 400 रुपये हैं। अब देखिए, इसको बहुत आसान तरीके से समझ पाओगे। देखिए, हमने क्या किया, इन तीनों की जेब खाली करवाई और हमने तीनों का जो अमाउंट अलग अलग इनकी जेब में रखा हुआ था उसको हमने क्या किया, इकट्ठा कर लिया। अब इकट्ठा कर लिया तो बहुत आसान सी बात क्या है कि हमने जब भी इनके तीनों का अमाउंट इकट्ठा किया, तो आप कहेंगे सर अगर हम इनको इकट्ठा करेंगे यानी जोड़ेंगे ही, तो अगर हम जोड़ रहे हैं और तो आपका जो अमाउंट कुल मिलाकर होगा 4 3 7 और 2 900 रुपये। तो बहुत आसान तरीके से आप इतनी बात समझ पाए कि कुल मिलाकर इनका अमाउंट कितना हो गया, 900। यानी कि ए के पास 200 रुपये थे, बी के पास 400 रुपये थे, बी के पास 300 रुपये थे और सी के पास 400 रुपये। इन सब से कहा गया कि आप जो है अपना जेब खाली करिए और एक जगह इकट्ठा करिए सबका अमाउंट। तो सबको एक जगह इकट्ठा किया गया, तो कुल मिलाकर अमाउंट कितना बना, 900 रुपये। अब यहां से एक छोटी सी बात समझेंगे कि हमने इकट्ठा कर लिया, फिर इसके बाद क्या डिसाइड किया, इसके बाद डिसाइड किया कि ये जो अमाउंट है ना,
वो तीनों में इक्वल इक्वल यानी बराबर बराबर बांटा जाए। तो बहुत आसान सी बात, अगर आपसे बोला जाए कि भाई 900 रुपये हैं, इनमें 3 लोगों में आपको बराबर बराबर बांटना है, तो आप क्या करोगे? बहुत आसान सी बात कि भाई 900 रुपये है, उसको 3 हिस्सों में बांटोगे, 3 से डिवाइड ही तो करोगे, तो 3 तियां 9, अर्थात आप कह सकते हो कि 300 रुपये एक को मिलेगा, है ना। 300 रुपये तीनों में बांटे जाएंगे, तो 300 300 और 300 कितना हो गया? 900। तो यहाँ पर एक छोटी सी बात समझ में आ रही है कि एवरेज क्या है? किसी भी दिए गए डाटा को इक्वल इक्वल बांट देना, इक्वल इक्वल बांट देना ही क्या है? औसत है। बहुत आसान सी बात आप समझ पाए होंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। अब देखिए मैं क्वेश्चंस लूंगा, बिल्कुल मैंने सीक्वेंस से क्वेश्चन लगाए हैं। तो सबसे पहले इजी लेवल कुछ, और हर तरह के 2-2 3-3 प्रश्न लिए हैं, आपको हर तरह के प्रश्न टॉपिक के अंदर समझने को मिलेंगे। तो सबसे पहले हमने समझा कि एवरेज क्या है, तो बहुत आसान सी बात, किसी भी दिए गए डाटा को इक्वल इक्वल बांट देना ही क्या है? औसत है। बहुत आसान सी बात। अब आइए प्रश्नों की तरफ चल रहे हैं। तो मैंने बहुत अच्छे से प्रश्न को टाइप करा हुआ है, इसकी पीडीएफ भी मैं आपको अवेलेबल कराऊंगा। तो अगर मैं बात करूं आपके प्रश्नों की, तो पहला प्रश्न आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर इस समय देख पा रहे होंगे। और देखिए, ज़रूरी बात यह है कि आपको पता हो कि किस तरह के प्रश्न एग्जाम में आते हैं। अब ये पिछली बार आपका, हाँ ये प्रश्न तो मैंने अलग से लिया हुआ है, लेकिन नेक्स्ट जो प्रश्न होगा वो आपका एसएससी जीडी में पूछा हुआ होगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसमें है क्या? बहुत आसान सी बात, मेरे पास डाटा दे रखा है 7, 11, 15, x, 14, 21 और 25 का औसत कितना है? 15 है। आपको x का वैल्यू बताना है, x का मान बताना है। तो क्या करना है? बहुत आसान सी बात है कि भाई एवरेज इनका कैसे निकलेगा? भाई सभी को ऐड ही तो करोगे। तो 7 + 11 + 15 और प्लस x और प्लस 14 और प्लस 21 प्लस 25, है ना, यही तो बनेगा। और इसको कितने से डिवाइड करोगे? भाई संख्याएं कितनी है? 1 2 3 4 5 6 और 7, संख्या कितनी है? 7। और एवरेज हमें निकालना नहीं है, हमें इनका एवरेज दे रखा है कितना? 15 दे रखा है ना, 15 दे रखा है। तो आप क्या करोगे? बहुत आसान, सबको ऐड करो। तो ऐड करोगे तो किस तरह से ऐड करोगे? 11 और 7 हो जाता है 18, 18 और अगर 5 करोगे 23, 10 33, 4 37, 10 47 और 1 48 और ये 20 68, 68 और 5 हो जाएगा आपका कितना? 73 और 73 और 20 हो जाएगा 93 यानी कि 93 और प्लस x। अगर आप इधर तिरछी मल्टीप्लाई करोगे तो 15 सत्ते होता है 105। तो बच्चों यहाँ से x का मान कितना आएगा? 105 और माइनस कितना? 93। तो यहाँ से आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 12 आ जाएगा। और हमसे बस यही पूछा गया था, हमसे बस x का मान पूछा गया था। तो बेहद आसान सा सवाल है। इस तरह के प्रश्न एग्जाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि आपका एग्जाम 10th लेवल का है। आपको बच्चों पता होना चाहिए आपका एग्जाम 3 लेवल पर होता है, 10th 12th और ग्रेजुएशन। आपका सबसे लो लेवल का एग्जाम हम कह सकते हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए। तो आपको समझना होगा कि आपके एग्जाम में आसान प्रश्न भी देखने को मिलेंगे। तो आगे अब नेक्स्ट प्रश्न है दूसरा, और ये प्रश्न आपका 2019 जीडी 2019 में पूछा गया था। आप देखिएगा कितना आसान सा सवाल है, अब आप इसको आसानी से कर पाओगे। देखो जरा क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में है क्या? आपके पास संख्या दे रखी है 35, 39, 41, 46, 27 और एक नंबर और है x। इन सब का औसत दे रखा है, औसत दे रखा है कितना? 38। तो अब संख्याएं कितनी है आप काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 और 6, है ना, 3 और 3 6, ठीक है, 6 संख्याएं हैं। तो एवरेज आपका कितना दे रखा है? 38। तो फटाफट से ऐड कर लो, 5 और 9 5 14, 15 6 21 और 7 हो जाता है 28, 2 हासिल का हुआ, 4 2 6 4 10 3 13 और 3 16 और 2 हो जाएगा 68 और प्लस x। इधर तिरछी मल्टीप्लाई करोगे तो 6 से आपको पता है मल्टीप्लाई करोगे, 6 अट्ठे 48 होता है, 6 तियां 18, 4 हो जाता है 22। तो बच्चों यहाँ से आप आसानी से बना पाओगे 228 और माइनस 168। तो यहाँ से क्या बनेगा? आपका आंसर बन जाएगा कितना? 40। कितना बन जाएगा? 40। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल के आई? 40। बताओ
है ना। बताओ फटाफट से, एक सेकंड रुकिएगा। 8 में से 8 घटेगा 0, 12 में से 6 जाएगा आपका 6 बचना, कहीं मिस्टेक हुआ है एक बार चेक कर ले। 6 8 48 और 6 3 18 4 22। यहाँ देखिएगा एक बार, 7 6 13 और 14 और 9 हो जाएगा आपका 23 और 5 28। अच्छा 2 4 2 6 4 10 3 13 और 3 16 और यहाँ पर 2 18 होगा, सॉरी चेक कर लीजिएगा 18 होगा, यानी 188 होगा। अब घटाओगे आप कितना आ जाएगा 40। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर इसमें पहला एकदम से करेक्ट हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। आई होप आप इस बात को बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। क्लियर है। अब नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे फटाफट से बिना देर किए। क्वेश्चन नंबर 3, और ये प्रश्न, इस तरह के प्रश्न एसएससी में अक्सर पूछे जाते हैं, है ना, कि धनात्मक संख्याओं का औसत, सम संख्याओं का औसत, विषम संख्याओं का औसत, तो है ना, बहुत आसान तरीके से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों है क्या, बहुत आसान सा प्रश्न है, मुंह जबानी कर सकते हो बिना पेन का इस्तेमाल करके। तो क्या इसमें प्रथम 100 धनात्मक संख्याओं का औसत, प्रथम 100 धनात्मक संख्याओं की बात कर रहे हैं, यानी कि n यहां पर कितना हो जाएगा 100। यहां पर प्रश्न ऐसे भी बन सकता है, प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का औसत, तब भी आपका ठीक माना जाएगा, तब भी आपका इसी तरह से करना होगा। तो धनात्मक बोले या प्राकृतिक बोले कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर बहुत छोटी सी बात, यानी कि n कितना हो गया यहां पर 100। तो जहां भी फर्स्ट लगा हो, प्रथम शब्द इस्तेमाल किया गया हो, तो अगर प्राकृतिक संख्याओं का औसत पूछा जाए बच्चों, तो इसकी ट्रिक होती है, बहुत आसान सी ट्रिक। वो ट्रिक होती क्या है बच्चों, आपको n+1 जितनी भी नंबर्स दे रखे हैं, संख्याएं दे रखी हैं, उसमें 1 जोड़कर 2 से भाग कर देना है, उसमें 1 जोड़कर 2 से भाग कर देना है। तो यहां पर आप देखेंगे n कितना है 100, कितना है n यहाँ पर 100 है, और आपने 1 ऐड करना है और 2 से डिवाइड करना है, तो आपका होगा कितना 101, और 101 को 2 से भाग करेंगे बच्चों तो आपका 50 और 0.5 ये आपका आंसर होगा। 50.5 ये आपका आंसर हो जाएगा। बताओ यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है, यहां तक सभी प्यारे बच्चों को क्लियर है, जल्दी से बताओ। बहुत आसान तरीके से आप समझ पा रहे होंगे कि जब भी आपसे प्राकृतिक संख्याओं का औसत पूछा जाए, तो जितनी भी संख्या दे रखी है वो उसमें 1 जोड़कर 2 से भाग कर देना, डिवाइड कर देना, आपका आंसर मिल जाएगा। जैसे अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4, ये प्रथम 80 सम संख्याओं का औसत है ना। तो देखिए सबसे पहले एक एग्जाम्पल इसका और देख लेंगे, फिर चौथे नंबर पर जाएंगे। जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए, बताओ कि 60 2 62 प्राकृतिक संख्याओं, प्रथम 62 प्राकृतिक संख्याओं का औसत पूछा जाए तो कितना होगा। इसमें 1 जोड़ोगे और कितने से भाग करोगे 2 से, तो आपका 63 होगा, और 63 का आधा करेंगे तो आपका हो जाएगा 2 3 6 2 1 2, यानी 31.5। मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पर एक सवाल मैंने और बता दिया। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो, प्रथम 80 सम संख्याओं का औसत, है ना। देखो मैंने क्वेश्चंस आए हुए भी हैं और कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं, इसलिए आराम से आप चीज़ों को समझ सकते हो बेहतर तरीके से। और ध्यान रहे, मैंने पिछले लगभग 6-7 सालों से मैं लगातार टीचिंग कर रहा हूँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की। तो उसमें मैंने डेली जो परिवर्तन होते हैं, है ना, समय समय पर जो परिवर्तन होते हैं, उनको हम लगातार ऑब्जर्व करते रहते हैं, देखते रहते हैं कहाँ कहाँ से चेंजेस होके सवाल पूछे जाते हैं, और कौन से सवाल बार बार रिपीट होते हैं, उनका बेहतरीन तरीके से हम लोग एनालाइज करते हैं, फिर जाके बच्चों को ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाते हैं, और उसका बेहतर रिजल्ट बच्चों को देखने को मिलता है। तो बच्चे अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, अब इसमें क्या बोला गया है, कह रहे हैं प्रथम 80 सम संख्याओं का औसत। इस बार देखो सम का पूछा गया, तो सम के लिए ट्रिक क्या लगेगी, बहुत आसान सी बात, हमने क्या करना था, n+1, देखो n+1/2 ये भी पढ़ा है हमने ट्रिक, किसकी पढ़ी है, ये पढ़ी है प्राकृतिक की। इसमें से नीचे का जो अपॉन का 2 है, इसको बेटा अगर हटा देंगे तो बन जाएगा सम का। यानी कि सिंपल सी बात है, जितनी संख्याएं अगर उसमें 1 जोड़ देंगे तो हमें मिल जाएगा किसका, हमें मिल जाएगा, बहुत आसान सी बात, सम संख्याओं का। प्रथम सम संख्याओं का औसत मतलब जितनी भी सम संख्याएं हैं उसमें 1 जोड़ दो, बहुत आसान सी बात। जहां भी प्रथम लगा है ना बच्चों, ये उनके लिए ट्रिक हो रही है, बहुत आसान सी बात। ठीक है, सम संख्या में क्या, जितनी संख्या है, 80 है तो 81, 88 है तो 89, 100 है तो 101, बहुत आसान सी बात, समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्या है देखेंगे,
कह रहे हैं इसमें प्रथम 36 विषम संख्याओं का औसत। तो बच्चा बहुत आसान तरीके से समझेंगे। इसमें हमने n+1 लिखा है, इसमें से 1 और हटा दो तो ये बन जाएगा आपका विषम का। किसका बन जाएगा? विषम का। अब n का मतलब ये है कि जितनी संख्याएं उतना ही आंसर। तो जितनी संख्याएं उतना आंसर का मतलब है अगर प्रथम 36 विषम संख्याएं हैं तो इसमें आंसर हो जाएगा 36। प्रथम 36 विषम संख्याएं हैं तो इसमें आंसर कितना हो जाएगा? 36। बहुत आसान सी बात आप समझ पा रहे होंगे। यानी कि हमने यहां पर छोटी सी बात सीखी, क्या कि अगर मैं कह रहा हूं प्रथम n प्राकृतिक, फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत, इसका मतलब यह है कि औसत कैसे निकलेगा बेटा? 50 और 1 51 और उसका आधा, तो 50 और 1 51 का आधा हो जाएगा 25.5। बात क्लियर? अगर मैंने यही बोल दिया मैंने प्रथम 50 सम संख्याएं, तो बच्चों इसमें 2 से भाग नहीं करना, इसमें केवल 50 और प्लस 1 कर लेना है तो 51 हो जाएगा। अगर मैंने कहा प्रथम 50 विषम संख्याएं, तो बच्चों बहुत आसान तरीके से बता दोगे कि भाई इसमें 1 नहीं जोड़ना, केवल जितनी संख्या है उतना आंसर, है ना। यहां पर हम 2 से भाग कर रहे हैं, इसमें 2 से भाग नहीं कर रहे, इसमें 1 भी हटा दिया, तो बहुत आसान तरीके से आप इन सवालों को समझ पाए होंगे। एक बार अगर पसंद आ रही क्लास तो लाइक कर दो सभी प्यारे बच्चों, बहुत जल्दी से फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग जल्दी सॉल्व करो, तब तक मैं अपने मार्कर में इंक डाल लेता हूं। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 6 बहुत बढ़िया सा प्रश्न है। प्रथम 7 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत। प्रथम 7 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत तो किस तरह से बनेगा? देखो, एक छोटी सी बात समझनी होगी हमें यहाँ पर। क्या वो बात क्या है? देखो, एक छोटी सी बात समझो कि अगर आपसे पूछा गया होता, क्या पूछा गया होता? अगर आपसे पूछा गया होता बच्चों कि प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल अगर आपसे पूछा गया होता तो आप बहुत आसानी से बता देते बच्चों कि प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल होता है ना। ध्यान रखिएगा, यह है आपका वर्गों का योगफल, है ना, वर्गों का योगफल। तो n इंटू n+1 और 2n+1 और अपॉन में कितना? 6। ऐसे ही तो होता, ये सब ने पढ़ा होगा कुछ याद, जिनको अगर भूल रहे होंगे तो उनको देखकर याद आ गया होगा कि हाँ ये वर्गों का योगफल होता है। तो एक काम कर लेते हैं, हम पहले योगफल निकाल लेते हैं, है ना। n यहां पर दे रखा है कितना? 7। n कितना दे रखा है? 7। अगर मैं यहां पर 7 लगाता हूं तो 7 ये होगा और 7 यहां रखोगे तो 7 और प्लस 1 8 हो जाएगा। बहुत बढ़िया। 7 और दूनी कितना होगा? 14 और 1 कितना होगा? 15। और बच्चों इसको भाग कितने से करना है? 6 से। बहुत शानदार। 3 दूनी 6 हो जाता है, 3 पंजे 15 और 2 चौक कितना होगा? 8। तो यहां से 5 चौक 20 और 7 हो जाता है 140। बहुत बढ़िया। ये क्या निकल कर आया है? ये योगफल निकल के आया है। और मैंने कहा किसी भी चीज का अगर सम हमें योगफल मिल जाता है, फिर इसको इक्वल अगर हम बांट दें तो वही हमारा औसत है। तो हमने एवरेज कैसे निकालना बच्चा? बहुत आसान तरीके से समझ पा रहे हो कि भाई इसको हमने 7 भागों में बांट देना है, 7 हिस्सों में बांट दो। तो 7 दूनी हो जाता है 14, अर्थात एवरेज कितना होगा? 20 होगा। और आप इस का कोई ऑप्शन नंबर ए देख पा रहे होंगे। ऑप्शन नंबर ए कितना है? 20 है। तो ये आपका बेहद आसान तरीके से आंसर हो जाएगा। तो मैंने इसको इसलिए इसकी ट्रिक नहीं बताई क्योंकि आपने योगफल तो पढ़ा होता है, और अगर योगफल को हम संख्याओं से भाग कर दें तो बहुत आसान सी बात है, आप आसानी से निकाल पाओगे। देखिए, कई बार हमें ये समझना होता है कि कुछ एक्स्ट्रा चीजें ना पढ़कर हम इस बात पे फोकस कर लें कि हम किसी दूसरे जो हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है या ट्रिक पढ़ रखी है उसकी सहायता से अगर बना लें तो बेहतर रहता है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ेंगे 7 की तरफ। अब यहां से एक छोटा सा कंसेप्ट सीखेंगे बेटा, क्रमागत संख्याएं, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। ये क्या होता है? क्रमागत संख्याओं का एवरेज बहुत बार एग्जाम में देखने को मिलता है, और आप देख रहे होंगे अभी क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसमें बोला गया है 8 के पहले 4 धनात्मक गुणकों का औसत। तो क्वेश्चन नंबर 7 आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। तो सबसे पहले एक छोटी सी बात समझो, क्रमागत संख्याएं। क्रमागत संख्याओं का मतलब है अगर संख्या लिखी हैं और उनके बीच में डिफरेंस कैसा है? समान है। जैसे मान लो लिखा हुआ है 4, लिखा है 8, लिखा है 12, लिखा है 16, ये संख्याएं क्रमागत हैं क्योंकि यहाँ 4 4 बढ़ता हुआ चला जा रहा है। या हम कहें यहाँ पर डिफरेंस भी 4 है, यहाँ पर भी डिफरेंस 4 है, यहाँ पर भी डिफरेंस 4 है। ऐसे लिख दिया मैंने 8
लिख दिया 9, 10, 11, 12, इनमें देखो एक एक का डिफरेंस आ रहा है। यानी बहुत सिंपल सी बात बच्चों, अगर संख्याओं के बीच में डिफरेंस समान है तो वे संख्याएं कैसी होती है, क्रमागत होती हैं। बहुत बहुत आसान सी बात समझ पा रहे होंगे। अब एग्जाम में क्या होता है, आपसे क्रमागत संख्याओं पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो बहुत आसान सी बात समझेंगे, क्रमागत संख्याओं का एवरेज कैसे निकाला जाता है। आप क्या करोगे बच्चों, फर्स्ट प्लस लास्ट, पहला नंबर देखोगे प्लस लास्ट नंबर देखोगे, है ना, फर्स्ट प्लस लास्ट, और उसका आधा कर दोगे, यानी 2 से डिवाइड कर दोगे। बहुत बहुत आसान सी बात, पहला नंबर प्लस अंतिम, है ना, नंबर, और उसको कितने से डिवाइड कर देना है, 2 से डिवाइड कर देना है। बात बहुत आसान तरीके से समझ आ रही होगी। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, बहुत आसान तरीके से कर जाओगे। कह रहा 8 के पहले 4 धनात्मक गुणकों का औसत। तो 8 का गुणक का मतलब गुणज कह सकते हैं। 8 का पहला तो 8 ही होगा, दूसरा 16 होगा, तीसरा 24 होगा, चौथा 32 होगा, है ना। 8, 16, 24, 32। एक तो तरीका यह है, सबको ऐड करो भैया, 4 भागों में डिवाइड कर दो, कोई 4 गुणक है। लेकिन दूसरा सबसे आसान तरीका यह है बच्चों कि अगर आपसे ये संख्या देख पा रहा 8, 8 बढ़ता हुआ चला जा रहा है, 8, 8 का डिफरेंस आ रहा है, इसका मतलब हो गया कि ये संख्याएं क्रमागत हो गई। अगर संख्या क्रमागत हो जाती हैं तो बहुत आसान सी बात क्या है कि हमने पहली और अंतिम को जोड़ लेना है। यानी 8 और प्लस, यहाँ पर पहली 8 है और अंतिम कितनी है, 32। तो 8 प्लस 32 का आधा कर देंगे तो यहाँ पर 32 और 8 40 होता है। 40 को 8 से भाग करेंगे तो 8 पंजे हो जाता है 40, ठीक है। धनात्मक गुणकों का औसत, तो ये आपका हो जाएगा, सॉरी 2 से भाग करेंगे तो 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 20 आएगा। 8 से भाग क्यों करेंगे, 2 से करेंगे ना, क्योंकि 2 से भाग कर रहे हैं। 2 से भाग किया कितना आ गया, 20। तो ऑप्शन नंबर इसमें सी ठीक हो जाएगा। और ये एसएससी जीडी 2019 में पूछा हुआ बेहतरीन सा सवाल है। अब देखो इसका इस्तेमाल करके कुछ और बेहतरीन सवाल करेंगे। आपको लग रहा होगा अभी क्वेश्चन नंबर 7 कराए, बोले सर ये आपने बताई हमारे लिए ट्रिक क्रमागत संख्याओं की, लेकिन इसको हम वैसे भी तो निकाल सकते हैं। बिल्कुल, आप जनरल फार्मूले से भी निकाल सकते हो, लेकिन अभी हमें आने वाले सवालों में इसकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए बहुत आसान तरीके से इस बात को समझ लें। जैसे कि अब क्वेश्चन नंबर 8 आप देख पा रहे हैं, कह रहा है 13 तथा 43 के बीच देखना है। 13 तथा 43 के बीच हमें देखना है, और बीच में क्या देखना है, हमें उन संख्याओं का औसत कितना होगा बताया गया है जो 3 से विभाज्य है। अर्थात ऐसी संख्याओं को देखना है जो 3 से विभाजित हैं, डिविजिबल हैं, या सिंपल शब्दों में कहें 3 से कट जाएंगी, है ना। तो बच्चों 13 और 43 के बीच देखना है। 43 और 13 के बीच का मतलब हो गया शुरुआत आपकी 14 से होगी और कहाँ तक जाएगी, 42 तक। ये बात तो समझ पा रहे हो, इनके बीच में संख्याएं 14 से लेकर कहां तक होंगी, 42 तक। हाँ या ना बताओ जरा जल्दी से। भाई बिल्कुल होंगी भाई, 13 और 43 के बीच की बात कर रहे हैं, तो आपका बीच की बात कर रहे हैं तो बहुत आसान सी बात है, शुरुआत 14 से होगी और चलेगी कहां तक, 42 तक। अब लेकिन क्या ये हम प्रथम मान लेंगे, बिल्कुल नहीं मानने वाले, क्योंकि भाई इसमें सवाल में बोला गया है कि आपको उन संख्याओं का औसत निकालना है जो 3 से विभाजित है, अर्थात 3 से कट जाएंगे, 3 से डिविजिबल है। लेकिन अगर हम 14 को देख रहे हैं 14, तो ये 3 से डिविजिबल नहीं है। 14 तो 3 से नहीं कटेगा, 15 कटेगा, यानी 15 कट जाएगा। इसके बाद आपका 18 आएगा, इसके बाद हमें बीच की संख्या नहीं चाहिए, 21 आएगा, पता है कि 21 आएगा, फिर 24 आएगा, 3 बढ़ता हुआ चला जाएगा। क्या ये 3 से डिविजिबल है? बिल्कुल है बच्चों, बहुत आसान सी बात, 3 एकम 3 और 3 चौक 12। अब आप इतना समझ पा रहे हैं कि अगर 3 से डिविजिबल हैं संख्याएं, तो बहुत आसान सी बात है कि संख्याएं क्रमागत होंगी, लगातार होंगी, क्रमागत संख्याएं होंगी। तो अब हमें क्या करना है, प्रथम संख्या लेना है और अंतिम लेना है, तो और इसको प्रथम और अंतिम को जोड़कर 2 से भाग कर देना है। तो आपका जो बनेगा 5 और 2 7, और ये हो जाएगा आपका 5 57 हो जाएगा, और 2 से भाग करोगे तो आपका 28 पॉइंट कितना होगा, 28 पॉइंट कितना होगा, 5 होगा। तो बहुत बहुत आसान तरीके से समझ पाए होंगे। अब अगर आपने पिछले सवाल में ये कंसेप्ट नहीं सीखा होता कि प्रथम प्लस अंतिम अपॉन 2 क्रमागत संख्याओं का औसत होता है, तो आपने पूरी संख्याओं में सभी संख्याओं को ऐड करना पड़ रहा होता। आप 15, 18, 21, 24 ये सब नंबर जो है 3 से डिविजिबल है, सबको ऐड करना पड़ रहा होता। तो कुछ बातें आपको सीखनी जरूरी है, आपको सीखनी ही होंगी। आपको अगर एग्जाम पास करना है, एग्जाम में अच्छे नंबर लाने हैं,
है ना। आपको अच्छे नंबर लाने तो कुछ विशेष बातों पर आपको फोकस करना ही होगा, आपको विशेष कुछ ना कुछ करना होगा जिससे और बच्चों से या अन्य बच्चों से आप अधिक नंबर ला पाओ। इस बात को समझना बेहद जरूरी है। अब आगे बढ़ेंगे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 पे हम लोग चल रहे हैं। 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है, इसमें बड़ी संख्या आपसे पूछी गई है। 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है और इसमें आपसे पूछी गई है बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो देखिए 7 क्रमागत संख्याएं हैं। अब क्रमागत हैं कहां से हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर है आपका 9, है ना, क्वेश्चन नंबर आपका 9 है। तो 7 क्रमागत हैं, है ना, 7 क्रमागत हैं। तो एक बात तो समझनी होगी कि ये संख्या कहीं से भी हो सकती हैं। अब इन्होंने ये नहीं बोला गया, इन्होंने बोला है 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है। बच्चों अगर आप इस बात को समझ पाएं कि क्रमागत संख्याएं तो हैं, लेकिन ये बिल्कुल कतई नहीं बोला गया कि ये शुरुआत जो है ना 1 से होगी या 2 से शुरुआत होगी। ये शुरुआत जहां से भी हो रही होगी, लेकिन लगातार 7 संख्याएं हो रही होंगी। तो इस कंडीशन में आपको बेसिक बताया जाए तो बेसिक मैं कंप्लीट सॉल्व नहीं करूंगा, बस बताऊंगा किस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो। मैं सीधे ट्रिक पर आऊंगा। बेसिक ये होगा कि बहुत आसान सी बात कि आप पहले संख्या x मानोगे, फिर उसमें एक एक बढ़ाते हुए चले जाओगे, x + 2, x + 3, इस तरह से, है ना, 7 संख्याएं बनाओगे, है ना, 7 संख्याएं इस तरह से बनाओगे। फिर क्या करो, सबको ऐड करोगे, 7 से डिवाइड करोगे और उसको इक्वल में कर दोगे 20, क्योंकि आपको औसत दे रखा है कितना, 20 दे रखा है। तो बराबर में यानी इक्वल में कितना रख दोगे आप, देखो 7 से सबको ऐड करोगे इस तरह से, और इस तरह से ऐड करोगे क्योंकि 7 नंबर हैं, 7 संख्याएं, 7 से डिवाइड करोगे और इसको इक्वल करो किसके, 20 के। फिर यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐड वैड करके सब यहाँ से x का मान निकालोगे। तो इस पे नहीं जाना, बहुत आसान सा मेथड बताऊंगी, तो बहुत लंबा सा मेथड हो जाएगा, इसमें टाइम वेस्टिंग है। एक छोटी सी बात समझ लो, एक छोटी सी बात समझो, अगर संख्याएं क्रमागत हैं, अगर संख्या कैसी है, क्रमागत हैं, इस बात को बहुत अच्छे समझ लो, इससे कई तरह के प्रश्न हो जाते हैं बच्चों। अगर संख्या क्रमागत हैं तो ध्यान रखेंगे बीच की संख्या ही औसत होता है ना। ये हम कह सकते हैं एवरेज कहां पर होगा, बीच में होगा। यह हम कह सकते हैं बीच की संख्या ही क्या होगी, औसत होगी। यह हम यूं कहें कि औसत ही क्या होगा, बीच में, बीच की संख्या के बराबर होगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 जो हम लोग 9 देख रहे हैं, उसमें 7 संख्याएं हैं। तो कैसे करा जाएगा, आप इस तरह से निशान बना लो, 1 2 3 4 5 6 और 7। हमने इस तरह से डॉट बना लिया जिससे पता रहे कि ये संख्या हमने अलग अलग दर्शा लिया, ये 7 संख्याएं हैं। मैंने अभी आपको बताया कि क्रमागत संख्याओं का औसत बीच में होगा। तो एक बात बताओ, इसमें बीच में कहां पर आएगा, 3 संख्या इधर और 3 संख्या आपकी इधर, यानी बीच में होगा तो यहीं पर तो एवरेज होगा। और आप देखेंगे पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी, तो फोर्थ नंबर होगा वो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। बहुत आसान सी बात है, समझने की कोशिश करेंगे, मैं आपको बेहतर तरीके से समझाऊंगा, बार बार समझाऊंगा, समझ नहीं आएगा, लेकिन थोड़ी सी कोशिश करो, क्योंकि ये जो मेथड बता रहा हूं, इस मेथड का इस्तेमाल करके आप बहुत आसान तरीके से कम समय में क्वेश्चन को देखकर ही बिना पेन के सॉल्व कर सकते हो। देखो जरा, तो मैंने कहा एवरेज कहां पर होगा, बीच में होगा, बहुत आसान सी बात है। तो बीच का मतलब हो गया आपका, बीच का नंबर तो भाई ये आ रहा है, 4th नंबर आ रहा है, यानी 4th नंबर किसके इक्वल हो जाएगा, 20 के, क्योंकि भाई एवरेज क्या है, बीच में है, और अगर बीच में है तो संख्या भी तो 4th बीच में है ना, 4th नंबर भी तो बीच में है, यानी 4th नंबर कितना हो गया, 20। अब एक बात बताओ, अगर ये आपसे बोला जा रहा है कि चौथी संख्या 20 है, तो क्या 5वीं संख्या 21 नहीं होगी, बिल्कुल होगी। क्या छठी संख्या आपकी 22 नहीं होगी, बिल्कुल होगी। इसके बाद क्या 23 नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो बस यही आपसे पूछा गया था कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर बच्चों कौन सी हो जाएगी, 23 हो जाएगी। आप बात को समझ पाए होंगे, बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 10 भी इसी पर आधारित है बच्चों। किस तरह से, 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 17 है, सबसे बड़ी पूछी गई है। तो 5 क्रमागत हैं, 1 2 3 4 और 5। अब 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 17 है, यानी अगर 5 क्रमागत संख्याएं हैं
विषम संख्याएं हैं, एवरेज 17 है, तो एवरेज कहां पर आएगा, बीच में आएगा, और बीच में आप समझ पा रहे हैं यहां पर आएगा एवरेज, यानी कि ये संख्या कितनी हो गई, 17 हो गई। और आपसे पूछी सबसे बड़ी, अब देखिए ये विषम संख्या तीसरी अगर 17 है तो इसके बाद देखिए विषम कौन सी होगी, 19, इसके बाद विषम कौन सी होगी, 21, और सम विषम आप समझते होंगे, जो संख्या 2 से विभाजित हो जाए वो सम, जो 2 से विभाजित ना हो वो विषम। तो आप जान रहे हैं कि अगर ये 17 है तो इसके बाद विषम होगी 19, इसके तुरंत बाद विषम कौन सी होगी, 21, और यही हमसे पूछा गया था। बताओ कितना आसान सा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर डी एकदम से करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी एकदम से करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें बच्चों, तो 11 में क्या है, यदि 6 लगातार सम संख्याओं का औसत 11 है, देखो ये भी प्रश्न आप देख पा रहे हैं 2019 में पूछा हुआ है। देखिएगा 6 लगातार सम संख्याओं का औसत 11 है, तो 6 संख्या, हाँ थोड़ा सा परिवर्तन है, ध्यान से देखिएगा, 3, 4, 5 और 6 है ना, 6 लगातार सम संख्याएं हैं, इनका औसत है 11, सबसे छोटी पूछी गई है। अब दिक्कत ये है ना, अभी सर आप कहेंगे सर आपने अभी हमें एक बात बताई कि एवरेज बीच में होना चाहिए, लेकिन यहां पर भी एवरेज कहां पर बीच में, कौन सी संख्या मानोगे। अगर आप ये संख्या मान रहे होगे तो इधर 2 हो जाएंगे, इधर 3, बीच में नहीं माना जाएगा। इसको मान रहे होगे तो इधर 3 इधर 2 हो जाएंगे, तो फिर नाइंसाफी हो जाएगी। तो कोई दिक्कत नहीं बच्चों, अगर बीच में मिल जाए तो संख्या हो ही जाती है, अगर ना मिले तो भी हमें ध्यान रखना है कि एवरेज बीच में ही होगा। लेकिन अब बीच में नहीं मिल रही कोई संख्या तो हम क्या करेंगे, बीच में मान लेंगे, हम मान ले रहे हैं कि यहाँ कहीं पर होगा, 3 इधर और 3 इधर, कि मान ले रहे हैं कि एवरेज बच्चों यहाँ पर कितना हो जाएगा, 11, एवरेज 11 है ना, हाँ बिल्कुल। तो यहाँ पर ये औसत कहाँ पर हो गया, 11। अब एक बात बताओ, ये बीच में है, इन दोनों संख्याओं के बीच में आ रहा है 11, बिल्कुल आ रहा है, क्योंकि मैंने कहा एवरेज बीच में होगा, 3 इधर और 3 इधर, यानी बीच में आ गया। बात क्लियर। अब यहां पर पूछा क्या है बच्चों, आपसे पूछा है सबसे छोटी, बिल्कुल सबसे छोटी संख्या पूछी है। तो एक बात बताओ, इधर जाने में कोई भलाई है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इधर तो बड़ी संख्या होंगी, हमने बैक आना है, उल्टा चलना। अब मेरे को एक बात बताओ, इनके और इनके बीच में है 11, इनके और इनके बीच में कितना है, 11, यानी अगर ये 10 होगा तभी तो ये 11 होगी, और ये आपकी 12 हो रही होगी, सिंपल सी बात, तभी तो इनके बीच में 11 आ रहा होगा, है ना। या इसको भी भूल जाओ, मैं सिंपल सी कह रहा हूं कि 11 से जस्ट पहले सम संख्या है, 11 से जस्ट पहले कौन सी सम संख्या होगी, 10 ही तो होगी ना, है ना, बहुत आसान सी बात है। एवरेज तो कुछ भी हो सकता है, पॉइंट में बेसम सम, उससे मतलब नहीं है, हम संख्याओं की बात कर रहे हैं। तो एवरेज अगर 11 है, इससे जस्ट पहले क्या लगी हुई है, यहाँ पे सम संख्या लगी है, तो 11 से जस्ट पहले सम संख्या 10 ही तो होगी, बिल्कुल। इससे पहले सम संख्या कौन सी होगी, 8 होगी, इससे पहले कौन सी होगी, 6, बस यही पूछा गया था। सबसे छोटी कितनी होगी बच्चों, 6 हो जाएगी। बताओ जरा, किसी को डाउट? बहुत आसान सी बात, सभी समझ पाए होंगे। देखो ये 2019 में पूछा हुआ बेहतरीन सा सवाल है। बताओ ज़रा फटाफट से, सबको क्लियर है? सबको क्लियर है तो लाइक करो, शेयर करो। हाँ, अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लेना, ना पसंद आए तो अनसब्सक्राइब भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये क्लास बेहतरीन है, आपको फ़ायदा मिल रहा है, तो ज़रूर आप अपने साथियों के साथ में, दोस्तों के साथ में, रिश्तेदार, परिवार सबके साथ में शेयर कर सकते हो जो एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो। बात क्लियर? तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा था बच्चों? क्वेश्चन नंबर ये 11 था। बताओ यहाँ तक सबको क्लियर है? यस और नो, यस और नो। हाँ, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 12। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, 5 प्राकृतिक संख्याओं का औसत। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? 5 प्राकृतिक संख्याओं का औसत है m। कह रहा है अगली 3 प्राकृतिक संख्याओं को शामिल कर लिया जाए तो नया औसत m से कितना अधिक होगा। देखिए 5 प्राकृतिक संख्याएं बोल रहे हैं जिनका औसत है m। तो 5 प्राकृतिक संख्या, एक तरीका तो ये है कि हम m की सहायता लें, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन सा हो सकता है, वरना कोई भी 5 संख्याएं मान लो, लगातार होनी चाहिए लेकिन क्रमागत होनी चाहिए। कह रहे 5 प्राकृतिक संख्याओं का औसत, है ना, इसमें 5 क्रमागत प्राकृतिक होगा लिखा हुआ, है ना। 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत जो है वो m है ना, क्योंकि इंग्लिश में देखेंगे तो कंसेक्यूटिव लिखा हुआ है, कंसेक्यूटिव, लेकिन हिंदी में लिखा हुआ नहीं है। लेकिन आप मानिए कि ये क्रमागत संख्याओं का ही प्रश्न है। तो 5 प्राकृतिक संख्याएं कोई सी मान लो क्रमागत, मान लो हमने स्टार्टिंग से ही मान ले रहे हैं 1 2 3 4 और 5, हमने मान सकते हैं, कोई भी मान सकते हैं, आप 6 7 8 9 10 इस तरह से मान लो, है ना। तो हमने 1 से इसलिए मान, थोड़ा सवाल आसान रहेगा। तो इनका कह रहा है औसत m है,
तो एक बात बताओ, अगर मैं इनके कह रहा हूँ ये 5 संख्याएं हैं, इनका औसत तो क्रमागत संख्याएं हैं, तो बीच वाला ही तो संख्या औसत होगा, है ना। एवरेज कहाँ पर होगा? बीच में होगा। यानी अगर मैं कह रहा हूँ कि एवरेज बोल रहे हैं कि उसमें m, तो m कितना हो गया यहाँ पर? 3 ही तो हो गया, हाँ या ना। m कितना हो गया? 3 हो गया। बिल्कुल, बहुत आसान सी बात है। अब लेकिन कह रहे हैं अगर इन संख्याओं में हमने कितनी संख्याएं शामिल कर ली बेटा? कितनी अंक शामिल कर ली? 3 और शामिल कर ली, तो 6, 7 और 8, ये 3 संख्याएं हमने और शामिल कर ली। अब कह रहे हैं बताओ नया औसत कितना होगा? अब कह रहे हैं नया औसत कितना होगा? तो बताओ भाई, संख्या हमारे पास पहले 5 तक थी, 3 और शामिल कर ली, अब इनका औसत कहां पर आएगा? देखो 4 इधर हो रही हैं और 4 ही संख्याएं इधर हो रही हैं, यानी एवरेज कहीं ना कहीं इनके कहां पर आएगा? बीच में ही तो आएगा। और 4 और 5 के बीच में कितना होगा? 4.5 होगा या नहीं होगा? बताओ जरा। बिल्कुल, 4 और 5 के बीच में, एग्जैक्ट बीच में 4.5 होगा, और यही क्या होगा? सबका औसत होगा, क्योंकि मैंने कहा औसत बीच में होगा। संख्या मिल जाए तो बेहतर, ना मिले तो मान लेंगे, तो मानेंगे हमने यहाँ पर बीच में आ रहा है। तो एक बात बताओ, 4 और 5 के बीच में क्या होगा? 4.5 ही तो होगा। बहुत आसान सी बात है। अब ये हमारा कह रहे हैं ये नया वाला औसत हो गया, ये क्या हो गया? नया। अच्छा, पुराना औसत कितना हमारे पास आया था? 3, अब कितना आ रहा है? 4.5। तो वही कहना चाह रहे हैं कि जो नया औसत है वो m से कितना ज्यादा है। तो भाई सीधी सी बात है, यहाँ पर 4 पॉइंट नया हो गया, पहले था 3, तो इसका मतलब 1.5 ही तो ज्यादा आया है ना। तो आंसर कितना होगा? 1.5। ऑप्शन नंबर डी इसमें एकदम से ठीक हो जाएगा। फिर से बोल रहा हूँ, आप और संख्या भी मान सकते हो, जहां से मानना चाहो मान सकते हो, अपने हिसाब से चीज़ों को कर सकते हो। बात क्लियर है? यस और नो, बहुत आसान सी बात। अगर आपको लगता है कि संख्या ना माननी पड़े तो सर क्या हमारे पास मेथड होगा? तो बहुत आसान सी बात, ये समझ लो कि आपने m की ही हेल्प ले लेनी है। कैसे लोगे? देखो जरा, 5 प्राकृतिक संख्या बना लो, 1, 2, 3, 4 और 5, तो इनका औसत m है, तो ये कितना कहलाएगा? m, क्योंकि भाई सीधी सी बात है, 5 संख्या हो गई, 3, 4 और 5, तो 5 में क्या होगा? औसत बीच में ही तो होगा, तो बीच में नंबर मिल गया हमें, कितना हो गया? m। ये दे रखा है सवाल में। अब कह रहे हैं हमने 5 संख्या तो ठीक है भाई थी, लेकिन हमने इसमें 3 संख्या, 1 संख्या, 2 संख्या और 3 संख्या, ये और शामिल कर ली। अगर ये संख्या हमने और शामिल कर ली आगे, तो अब कह रहा है कि एवरेज कितना होगा। तो एक बात बताओ, मैं एक काम करता हूँ, यहीं पर बना देता हूँ 1, 2 और 3, है ना। मैं यही आसान रहेगा समझने में, इसको मिटा दो, ठीक। तो अब औसत कितना होगा? तो देखो हमारे पास संख्याएं हो गई 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 संख्या होगी। पहले 5 थी, 3 और होगी, 8 हो गई। तो 8 में एवरेज आएगा 4 और 4 के बीच में, 1, 2, 3, 4 ये, 1, 2, 3, 4 ये, तो यानी कि एवरेज कहीं ना कहीं यही तो आ रहा होगा। अब मेरे को ये बताओ, अगर ये m है तो प्राकृतिक संख्याएं हैं, क्रमागत हैं, तो ये कितना हो जाएगा? m+1, बिल्कुल होगा। ये कितना होगा? m+2, हाँ या ना। बात समझ आ रही है? और m+1 और m+2 के बीच में यहाँ पर एवरेज है, तो आप कहोगे सर यहाँ बीच में कितना होना चाहिए? m+1.5 होगा, नहीं होगा? बताओ जरा, क्योंकि 1 और 2 के बीच में क्या आएगा? 1.5 ही तो आएगा। बात क्लियर है? तो अब देखो m, ये पहले एवरेज m था, अब m में कितना ऐड हो जा रहा है? नया एवरेज m में 1.5 बढ़ जा रहा, नहीं बढ़ जा रहा? तो वही तो हमसे पूछा गया कि एवरेज m की तुलना में कितना अधिक हो जाएगा। तो बहुत आसान सी बात है, m की तुलना में 1.5 अधिक हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एकदम से करेक्ट आंसर होगा। बहुत बहुत शानदार और बहुत बहुत ज़बरदस्त। तो मुझे उम्मीद है ये बात भी आपको बेहतरीन तरीके से समझ आई होगी। तो आगे बढ़ेंगे कुछ और बेहतरीन सवालों की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 कुछ इस तरह से है, कह रहा 10 संख्याओं का औसत 7 है। 10 संख्याओं का औसत 7 है, यदि प्रत्येक संख्या में 12 से गुणा की जाए तो नया औसत कितना होगा। देखिए इस तरह के सवालों में जैसे प्रत्येक संख्या में कुछ जोड़ा जा रहा हो, या प्रत्येक संख्या से कुछ माइनस किया जा रहा हो, डिवाइड किया जा रहा हो, मल्टीप्लाई किया जा रहा हो, तो इस तरह के सवाल में बहुत आसान सी ट्रिक ये होती है कि अगर आप संख्याओं में कुछ जोड़ेंगे तो एवरेज उतना बढ़ जाएगा, अगर आप संख्याओं में कुछ किसी संख्या से गुणा करेंगे तो एवरेज भी उतना ही गुना हो जाएगा। जैसे कि अगर क्वेश्चन नंबर हम 13 की बात कर रहे हैं तो इसमें 12 संख्याओं का औसत है 7, 10 संख्याओं का औसत है कितना? 7। अब हमने हर एक संख्या में 12 से गुणा किया है। अगर 10 संख्याओं का औसत 7 है और हर संख्या में हमने इसमें 12 से गुणा किया है, तो इस बात को समझ लो कि एवरेज भी आपका 12 गुना हो जाएगा। तो नया एवरेज हो जाएगा बच्चों 12 सत्ते कितना?
84। 12 सत्ते कितना? 84। बहुत आसान सी बात समझ में आ रही है। अगर आप संख्याओं में जिस संख्या से गुणा कर रहे हैं तो एवरेज भी उतना ही गुना हो जाएगा। तो आपने क्या किया, हर एक संख्या में 12 से गुणा किया तो एवरेज भी 12 गुना हो जाएगा। पहले एवरेज था 7 तो 12 गुना किया, 12 सत्ते 84। एक और सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 14 और अच्छे से क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? 8 संख्याएं हैं, उनका औसत दे रखा है बच्चों कितना? 44। 8 संख्याएं हैं, उनका औसत कितना है? 44। बहुत बढ़िया। आप उन्होंने बोला है कि प्रत्येक संख्या में 22 जोड़ा, यानी कोई संख्या जोड़ी है जिससे नया औसत हो जा रहा है कितना? 47। नया औसत कितना? 47। तो आप इस बात को समझे, 22 का मान पूछा गया है। क्या जैसे आपने अगर किसी संख्या में, किसी नहीं, अगर इन संख्याओं में 22 ऐड किया है तो एवरेज भी 22 बढ़ेगा। कह रहे हैं 22 का मान कितना है? अब यहां पे समझ लो, एवरेज पहले था 44, अब कितना हो गया? 47। यानी एवरेज बढ़ा कितना है? 3। तो इसका मतलब संख्याओं में कितना ऐड किया गया होगा? संख्याओं में भी 3 ही तो ऐड किया गया होगा। और क्वेश्चन में बोला गया 22 ऐड किया गया, तो 22 का मान पूछा गया है। हमने देखा यहाँ पर 3 ऐड करना पड़ रहा है क्योंकि एवरेज 3 बड़ा है, तो संख्याओं में भी 3 ही ऐड किया गया होगा। इसका मतलब 22 का जो वैल्यू होगा यहाँ पर वो कितना होगा? 3 होगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें सी एकदम से करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसमें एकदम से करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 किस तरह से करना है? बहुत आसान से प्रश्न है और अच्छे सवाल यहां से स्टार्ट होंगे आपके, और भी बेहतरीन सवाल। कह रहे क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 ये है, कह रहे 20 व्यक्तियों की औसत आय। तो 20 व्यक्ति हैं, उनकी औसत आय कितनी है? 4000 रुपए। 25 व्यक्तियों के समूह की औसत आय कितनी है? 2500 रुपए। पूरे समूह का पूछा गया। एक बात बताओ, पूरे समूह का अगर औसत पूछा गया है, यानी कि 20 व्यक्ति पहले समूह के और 25 व्यक्ति दूसरे समूह के, इन दोनों का मिलाकर अगर एवरेज पूछा गया है, इसका मतलब यह है कि एवरेज निकालने का आपको पता है फॉर्मूला, कि अगर हमें एवरेज निकालना है तो हमें सबका योगफल चाहिए, यानी टोटल अमाउंट चाहिए, और व्यक्तियों की संख्या से डिवाइड करेंगे कितने? 45, क्योंकि 20 एक ग्रुप के और 25 दूसरे ग्रुप के, तो 25 और 20 45। तो एक बात तो समझ आ रही है कि एवरेज निकालना है तो हमारे पास कुल व्यक्तियों की संख्या पता है कि 20 और 25 45 हो जाएगा, लेकिन हमें यह नहीं पता कि टोटल मिलाकर दोनों समूहों का कुल आय कितनी होगी। तो सबसे पहले हमें दोनों समूहों की कुल आय निकालनी पड़ेगी। तो उसके लिए बहुत आसान सी बात यह है कि 20 व्यक्ति हैं और एवरेज इनकी जो आय है वो 4000 रुपए है। वो कितनी है? 4000 रुपए है। तो 4000 रुपए एवरेज का मतलब प्रत्येक की 4000, एवरेज का मतलब प्रत्येक की 4000। अगर प्रत्येक की 4000 तो है कितने? 20। तो 20 चौक बच्चों कितना हो जाएगा? ये 80,000 होगा। हाँ या ना? बहुत आसान सी बात समझ पाए होंगे, 80,000 हो जाएगा। इसी तरह से अगर मैं कह रहा हूं कि दूसरा जो समूह है उसमें है 25 व्यक्ति, कितने हैं? 25 व्यक्ति, और उसमें जो एवरेज है वो कितना है? 2500 रुपए। तो 2500 रुपए एक का, तो 25 व्यक्तियों कुल मिला के 62,500 हो जाएगा। 25 25 सम होता है 625 और आपका 20 इस तरह से। तो अगर 20 व्यक्तियों की कुल आय देख रहे हैं तो 80,000 है, 25 व्यक्तियों की कुल आय 62,500 है। तो अब सबकी मिलाकर कुल आय कितनी हो जाएगी? बहुत आसान सी बात बच्चों, ये 0 0 5 2 और 8 और 6 14। अब इनका एवरेज निकालना है। सबका एवरेज कैसे निकालना है? यानी सीधी सी बात है, ये तो दोनों को मिलाकर अमाउंट हो गया 1,42,500। अब हमें सबका बताना है एवरेज। तो भाई सीधी सी बात है, इस अमाउंट को बांटना कितने लोगों में है भाई? 20 और 25 कितना? 45। अगर आप देखेंगे 5 नेम 45, 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40, पंजे पंजे 25 और डबल 0। 9 से जरा डिवाइड करो, 9 तियां 27, 1 बचेगा 15 हो जाएगा, और 9 एकम कितना होगा? 9 6 बचेगा 60 हो जाएगा, 9 छक 54, फिर 6 बचेगा, 9 छक 54, ये 6 6 6 इस तरह से चलता रहेगा। अब आप ऑप्शन देख लीजिए कौन सा ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसमें आपका ठीक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। और ये भी देखो 2019 में बच्चों पूछा हुआ सवाल है, 2019 में पूछा हुआ सवाल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप जल्दी से फटाफट क्वेश्चन नंबर 16 आप लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 आप लोग जल्दी सॉल्व करिएगा फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 16, तब तक मैं मार्कर में इंक डाल लेता हूं।
जल्दी से भाई क्वेश्चन नंबर 16 आप लोग सब सॉल्व करेंगे और बताएंगे कितना आंसर होगा। 16 है क्या, 45 छात्रों की एक कक्षा में कक्षा की औसत आयु दे रखी है कितनी, 18 वर्ष। कितनी है, 18 वर्ष। और अगर अब 35 छात्र की औसत आयु दे रखी है 15 वर्ष, शेष 10 छात्रों की औसत आयु कितनी होगी। तो बहुत आसान सा सवाल है बच्चों, बहुत आसान सवाल है, आसानी से कर जाओगे। किस तरह से बच्चों, कह रहे 45 छात्र हैं और उनकी कक्षा है, कक्षा की जो औसत आयु है वो कितनी है, 18 वर्ष है ना। तो सबसे पहले बहुत सिंपल सी बात, मैंने कहा अगर 45 छात्र हैं ना, अगर 45 छात्र हैं तो इनकी एवरेज जो औसत आयु है वो कितनी है, 18 वर्ष है। तो एवरेज का मतलब है हर एक की 18 वर्ष। तो 18 के हिसाब से 45 छात्रों की कुल आयु कितनी होगी, 18 पंजे 90, 18 चौक 72 और 72 9 हो जाता है 81। यानी कि इन 45 छात्रों की कुल मिलाकर जो आयु होगी वो कितनी होगी, 810 वर्ष हो जाएगी। अब इनमें से कुछ 35 छात्र हैं बच्चों, तो 35 छात्र हैं ना, उनकी जो एवरेज है वो कितनी है, 15 वर्ष। तो 15 के हिसाब से 15 पन्ना 75 और 15 तिया 45 और 7 हो जाता है 52। 45 7 कितना हो जाता है, 52। तो अब ये कह रहे हैं जो शेष छात्र रह जा रहे हैं ना 10, उनकी बताओ औसत आयु कितनी होगी। तो एक बात बताओ भाई, 45 का कुल मिलाकर आयु हो रहा है 810, उनमें से 35 का हो रहा है 525। तो निकालो ना कि भाई जो 10 बच रहे हैं ना, जो 10 हमारे पास इसमें कम है, उनका कुल आयु कितनी होगी। तो घटाओ जरा, 10 में से 5 माइनस करेंगे 5, इधर 10 में से 2 जाएगा 8, 7 में से 5 जाएगा 2। तो ये 10 छात्रों की कुल हो गई आयु। कितने छात्रों की, 10 की। और हमें निकालना बच्चों एवरेज। तो एवरेज कैसे निकलता है भाई, कुल आयु हो जाएगी यहाँ पर, और ये 10 में बांट दो, 10 में बांटोगे, ये हटाओगे पॉइंट, तो 28.5 इसका आंसर होगा। 28.5 इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए एकदम से करेक्ट हो जाएगा। बहुत बढ़िया। थोड़ा सा इंक पता नहीं सही से काम नहीं कर रही, जिन्हें क्या मार्कर थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, 2 मार्कर है मेरे पास, लेकिन सही से चल नहीं रहे हैं। लेकिन समझने की कोशिश करिएगा, दिख रहा होगा आपको, कोई नहीं, एडजस्ट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बच्चों 17। और क्वेश्चन नंबर 17 क्या है बच्चों, बहुत आसान सा प्रश्न है ये भी। कह रहा है 19 संख्याओं का औसत 46 है। 19 संख्याओं का औसत 46 है। पहली 5 संख्याओं का औसत 49 है और अगली 6 संख्याओं का औसत 54 है। तो शेष संख्याओं का औसत बताना है, दशमलव के 1 दशमलव स्थान तक पूर्णांकित करें। तो कहने का मतलब क्या है, सेम सवाल है पिछले सवाल की ही तरह। कुल मिलाकर 19 संख्याएं हैं और इनका जो एवरेज है वो कितना है, 46। तो 46 के हिसाब से जरा बनाओ कुल योगफल। 19 छक्का कितना होता है, 114, 11 हासिल का, और 19 चौक हो जाता है 76, और ये 11 जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 87। तो कुल मिला के ये बन गया। अब 5 संख्याएं हैं, 5 का जो औसत है वो 49 है। तो 49 के हिसाब से निकालो, 5 नेम 45 और 5 चौक 20 और 4 हो जाता है 24। इसके बाद देखो तो 6 संख्याओं का जो औसत है वो 54 है। तो 6 चौक हो जाता है 24, 6 पंजे 30 और 2 हो जाता है 32। तो कह रहे हैं जो शेष संख्या बच रही है उसका औसत बताओ। तो एक बात बताओ, हमारे पास कुल संख्याएं हैं 19, उनका तो योगफल ये बन रहा है, उनका योगफल कितना 874 बन रहा है। जिनमें 5 संख्याएं ये, 6 संख्याएं ये, तो उनका जो योगफल बन रहा है 245 और 324 बन रहा है। तो इनको मिलाकर कितना, 6 और 5 11 संख्याएं हो रही हैं। अगर मैं कहूं कि इन 11 संख्याओं का जो योगफल होगा वो कितना होगा, तो 5 और 4 9 हो जाएगा बच्चों। 5 4 9, 4 2 6 और 3 2 5। तो इस तरह से 5 जो 6 5 11 संख्याएं हैं उनका योगफल हो रहा है ये। तो कह रहे हैं शेष संख्याओं का औसत बताओ। तो शेष संख्याएं कैसे होंगी, 14 में से जरा 9 घटाओ तो आपका 5 बच जाएगा। भाई शेष संख्याओं का सीधी सी बात है, 19 का ये बन रहा है, 11 का ये बन रहा है, इसमें से माइनस करेंगे तो शेष का ही तो योगफल निकलेगा। तो 14 में से 9 घटेगा 5 बेटा, 6 में से 6 घटेगा 0, इधर आपका 8 में से 5 जाएगा 3। तो ये हो जाएगा। अब इनका एवरेज निकालना है, तो इनका एवरेज बच्चों कैसे निकलेगा, बहुत आसान सी बात यह है कि 305 को डिवाइड यानी कितने में बांटना पड़ेगा, 6 5 11 और 19 संख्या ये थी, 6 5 11 ये हो गई, तो कितनी बची 8। तो 8 से डिवाइड कर दो, है ना, 8 से डिवाइड कर दो। तो 8 तिया कितना 24, 8 तिया 24, कितना बच रहा है 6 बचेगा, 65 हो गया। और आपका 8 8 हो जाएगा 64,
है ना, 1 बचेगा, 10 हो जाएगा पॉइंट लगाने के बाद, 8 एकम 8, तो ऑप्शन नंबर ए इसमें से बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। बहुत आसान सा प्रश्न, आपको सभी बच्चों को समझ में आ रहा होगा, सभी बच्चों को समझ में आ रहा होगा। ये 2021 में पूछा हुआ सवाल है और बेहद आसान सवाल था। बस थोड़ा सा कैलकुलेशन कर सकते हो 15-20 सेकंड की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे फटाफट से, क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 किस तरह से है? क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? 9 संख्याओं का औसत जो है, देखो फिर से सवाल उसी तरह का बन रहा है। 9 संख्याओं का औसत 20.6 है और उनमें से 3 संख्याओं का औसत 26.1 है और अन्य 3 संख्याओं का औसत 15.2 है। आपसे पूछा गया शेष 3 संख्याओं का औसत। तो बच्चों उसी तरह का सवाल है, सेम, जल्दी से कर लेंगे फटाफट से। 9 संख्याएं हैं 20.6 के हिसाब से, तो भाई ये कितना हो जाएगा? 9 छक 54 और 9 दूनी 18.1 के बाद लग जाएगा। अब इसमें से 3 संख्याओं का जो औसत है वो 26.1 है, तो 3 एकम 3 छक 18, 3 दूनी 6 और 1 7 हो जाएगा। और 3 संख्याएं हैं हमारे पास, इनका औसत है 15.2, तो 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 3 एकम 3 और 1 4। ये इस तरह से बनेगा। बात सबको समझ में आ रही है? अब यहाँ पर देखो 3 और 3 6 का मिलाकर जो बेटा योगफल होगा, तो 6 3 9, 8 5 13, 7 4 11 और 1 12, 7 4 11 और 1 12। तो यहाँ पर जो आपका बन रहा है 123.9 बन रहा है, 3 और 3 6 संख्याओं का योगफल। तो शेष कैसे निकलेगा? शेष का योगफल भाई हमारे पास 9 का तो ये है ना, 9 का तो आपके पास ये है, तो बाकी कैसे निकालो? घटा के निकालोगे। 6 का आपके पास ही दे रखा है, तो 14 में से 9 घटाओ 5 बचेगा बच्चों, है ना? बचेगा नहीं बचेगा? बिल्कुल बचेगा। यहाँ 4 में से 3 जाएगा, 1 बचेगा। और यहाँ पर देखो तो 8 में से 2 जाएगा, 6 बचेगा। तो ये 61 पॉइंट कितना आ जा रहा है? 5 आ जा रहा है। 61 पॉइंट कितना आ जा रहा है? 5 आ जा रहा है। अब ये कितने का है भैया? कितने का है भाई? 3 का योगफल है ये। तो इन सब का एवरेज कैसे निकालोगे? 3 का क्यों है भाई? 9 थी हमारे पास, 3 और 3 6 का बन जा रहा था, ये वाला योगफल बन जा रहा था, और 9 का योगफल ये है। इसमें से इसको घटाएंगे तो शेष 3 का ही तो निकलेगा। तो हमने जो है इसको डिवाइड कर देना कितने से? 3 से, क्योंकि एवरेज पूछा है। तो 3 दूनी हो जाता है 6, है ना, 3 दूनी 6, 0 और 3 पंजे 15। तो आपका जो आंसर होगा बच्चों 20.5, ऑप्शन नंबर सी एकदम से ठीक है। ये भी 2021 में पूछा हुआ सवाल है। अब देखो एक ही पैटर्न पर कई बार सवाल रिपीट होते हैं। ये 2021 में सवाल पूछा गया और पिछला सवाल भी 2021 में पूछा गया और उससे पहले वाला भी सवाल 2021 में पूछा गया। अब अंतर क्या है? अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग डेट के हिसाब से पूछा गया। तो मुझे लगता है आप बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ फटाफट से चलेंगे। आपको क्लास पसंद आ रही हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपको लगता है क्लास से फायदा मिल रहा है, अपने दोस्तों को जरूर बताएं, शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 19 बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत शानदार। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? N1 और N2 का औसत, N1 और N2 का औसत है बेटा कितना? 17। N2 तथा N3 का औसत है 44। N3 तथा N1 का अंतर आपसे पूछा गया है ना। तो देखो बहुत आसान सी बात है। एक बात समझो, पहले एक काम करते हैं, N1 प्लस N2, N1 प्लस N2 का जो औसत है वो कितना है? 17। तो अगर आपसे बोला जाए कि इनका योगफल कितना होगा, 2 ही तो संख्याएं हैं भाई, एवरेज 17 है, 17 के हिसाब से दोनों का योगफल 17 दूनी कितना होगा? 34, क्योंकि 2 संख्याएं हैं। बहुत आसान सी बात समझ आ रही होगी। इसी तरह से कह रहे हैं N2 और N3, इनका एवरेज है बेटा 44। तो 44 के हिसाब से ये भी 2 संख्याएं, 44 दूनी कितना हो जाएगा? 88। मैंने ये N2 और N3 ऊपर इसलिए लिखा कि थोड़ी संख्या में बड़ा था, है ना, क्योंकि बड़ी इसका एवरेज बड़ा है तो इसलिए ऊपर लिख लिया है। क्योंकि हमसे पूछ रहे हैं N3, समझना बात को, हमसे पूछ रहे हैं कि भाई N3 और N1 का डिफरेंस बताओ। यानी सिंपल सी बात है, N3 और N1 का डिफरेंस निकालने का मतलब है कि ऊपर वाली वैल्यू में से नीचे वाली समीकरण को घटाया जाए। तो घटाओगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा। एक बात बताओ, ये प्लस का N2 है, ये माइनस का, ये कैंसिल हो जाएगा। ऊपर आपका N3 बचा प्लस का और नीचे माइनस N1। तो खुद ब खुद क्वेश्चन सेट हो गया अपने आप से, क्योंकि हमसे 3 और 1 वाले N3 और N1 में डिफरेंस पूछा गया था, इसलिए हमने इसको माइनस करना पड़ रहा है। माइनस किया तो N2 अपने आप से हट गया,
है ना। अब N2 अपने आप से हट गया, N3 बचा, इधर माइनस N1 बचा। 44 में से घटाओ जरा, 8 में 4 जाएगा, 4 आ जाएगा बच्चों, 8 में से 3 जाएगा, कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो यही हमसे पूछा गया था, ऑप्शन नंबर डी एकदम से इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये 2019 में आपका पूछा हुआ बेहतरीन सा सवाल था। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार और बहुत बहुत ज़बरदस्त, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर फटाफट से। देखो मैं आपको ज़्यादा समय लेना नहीं चाहूँगा, आपका समय बहुत कीमती है, इसलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए सीधे टू द पॉइंट क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करते हुए जाना है। तो आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। और देखिए क्वेश्चन नंबर 20 बच्चों ये 2021 में पूछा हुआ सवाल है, और ये मैंने ऑफलाइन की प्रैक्टिस सीट है एवरेज, उसमें भी शायद ये सवाल डाला हुआ है। खैर, अगर हम बात कर रहे हैं क्या, 4 संख्याओं का औसत। कोई 4 संख्याएं हैं, हमने ऐसी निशान के तौर पर डॉट बना लिए। इन 4 संख्याओं का जो औसत है, सबका मिलाकर जो बेटा एवरेज है, सबका मिलाकर जो एवरेज है वो कितना है, 60। अगर आपसे, हाँ पहले सवाल पढ़ लेते हैं, 60। और कह रहा पहली संख्या शेष संख्याओं के योगफल का 1/3 है। जो पहली संख्या ये वाली है, ये शेष संख्या नहीं, दूसरी, तीसरी और चौथी, इनके योगफल जो भी बन रहा होगा उसका 1/3 ये संख्या होगी। अगर मैं आपसे कहूं अगर ये x होगी, इनका तीनों का योगफल x होगा, तो ये x/3 होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। सवाल को दोबारा समझो, कह रहे हैं 4 संख्याएं हैं, उनका औसत है 60, बिल्कुल बात सही है, औसत 60 है। कह रहे हैं पहली जो संख्या है ना, पहली यानी फर्स्ट वाली, कह रहे हैं जो अंतिम 3 संख्याएं हैं, दूसरी, तीसरी और चौथी, उनका जो योगफल है, योगफल हमने x मान लिया और उसका 1/3 है, तो ये x/3 ही तो होगा, बिल्कुल बात सही है। अब एक बात बताओ, आपसे पूछा गया इसमें क्या, पहली संख्या यानी x/3 का मान पूछा गया। बहुत आसान सी बात, क्या करोगे बच्चों, एक छोटी सी बात बताओ मेरे को, एवरेज 60 है, क्या मैं योगफल निकाल सकता हूं, बिल्कुल 4 से गुणा करके। क्यों, क्योंकि एवरेज की हमने अगर संख्याओं से गुणा करते हैं तो हमें योगफल मिल जाता है। योगफल हमने इसलिए निकाला बच्चों कि हमें अंतिम 3 का योगफल तो पता है, पहली संख्या ये पता है, अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे ना बच्चों, तो योगफल तो ये 3 का योगफल तो ये है, इसमें पहली संख्या मिला दें तो चारों का योगफल बन जाएगा, और यहां से क्या बनेगा, 60 गुणा कितना, 4। अब 3x से कम 3x और 1x ऐड करेंगे बच्चों तो 4x होगा, और अपॉन कितना, 3, तो यहाँ से 60 गुणा 4। क्या 4 से 4 कैंसिल कर सकते हैं बच्चों, बिल्कुल कर सकते हैं। क्या अपॉन हम x/3 इज इक्वल टू 60 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि बच्चों हमसे x/3 का मान ही पूछा गया है, पहली संख्या ही पूछ रहे हैं, और पहली संख्या आपको साफ साफ दिखाई दे रही है x/3। क्या दिख रही है, x/3। तो x/3 का मान कितना आ रहा है बच्चों, 60 आ रहा है। हमें x का मान निकालने की आवश्यकता नहीं है। अगर x का मान निकालोगे ना बच्चों यहां से, तो x का मान 60 तियां तिरछी गुणा करोगे ना इस तरह से, तो 60 तियां 180 होगा। लेकिन ये 180 क्या आएगा बच्चों, 180 आएगा आपका ये 3 संख्याओं का योगफल आएगा, अंतिम 3 संख्याओं का। लेकिन हमसे अंतिम 3 संख्याओं का योगफल नहीं पूछा गया, हमसे पहली संख्या पूछी गई है, और पहली संख्या x/3 थी। तो बच्चों आंसर केवल और केवल कितना होगा, 60 होगा। आंसर केवल और केवल 60 होगा, क्योंकि हमें x/3 का ही केवल मान चाहिए था, और वो हमारा कितना निकल के आ रहा है, 60 आ रहा है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए एकदम से सही और बहुत बढ़िया सही जवाब हो जाएगा। ये 2021 में पूछा हुआ सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है बच्चों, 21 की हम लोग बात करें तो क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, 5 वर्ष पहले P एवं Q की औसत आयु 15 वर्ष थी। 5 वर्ष पहले P और Q की औसत आयु कितनी थी, 15 वर्ष थी। तो अगर मैं आप सिंपल तौर पे कहूं कि P और Q की औसत आयु अगर 15 वर्ष थी, तो कुल आयु कितनी होनी चाहिए, 15 और दूनी कितना, 30, 15 दूनी कितना, 30 वर्ष। तो कह रहा है दोनों की कुल आयु कितनी होनी चाहिए, 5 वर्ष पहले, 5 years ago, है ना, 5 वर्ष पहले कितना होगा कुल आयु, 30 वर्ष। सवाल को आगे पढ़ लेते हैं, बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। P, Q एवं R की वर्तमान आयु 20 वर्ष है, तो 10 वर्ष बाद R की आयु ज्ञात करें, है ना। P, Q एवं R की वर्तमान आयु कितनी है, 20 वर्ष। तो P प्लस Q और प्लस R निकाल सकते हैं यहां से। कह रहा तीनों की कुल आयु कितनी हो जाएगी बच्चों, 20 है,
एवरेज 20 है और संख्या कितनी है इनकी 3, तो 20 तियां कितना हो जाएगा 60। समझना, ये प्रेजेंट आयु है तीनों की मिलाकर कितनी 60 वर्ष। समझना, बहुत आसान सी बात है। अगर हम वर्तमान की बात कर रहे हैं बच्चों, तो कह रहे हैं वर्तमान में PQR की औसत आयु 20 वर्ष है, तो बहुत आसान सी बात, 3 लोग हैं ये, तो 3 लोग हैं 20 के हिसाब से 20 तियां 60 वर्ष। यानी कि अगर आपसे बोला जाए कि भाई इनकी कुल आयु कितनी हो रही है, 60 वर्ष हो रही है। बहुत आसान सी बात, समझ पा रहे होंगे, 60 वर्ष हो गई। तो अब क्या 10 वर्ष बाद आर की आयु क्या होगी। अब देखो एक बात बताओ, ये 5 वर्ष पहले 30 वर्ष थी, इनको अगर इसमें अगर वर्तमान में भी हम शामिल कर रहे हैं तो 60 वर्ष है। एक काम करते हैं, अगर 5 वर्ष पहले पी और क्यू की कुल आयु 30 वर्ष थी, तो अगर वर्तमान में आपसे बोला जाए, प्रेजेंट में कहा जाए, तो वर्तमान में पी और क्यू की कुल आयु कितनी होगी। आप कहेंगे सर 30 वर्ष तो है ही है, और 5 वर्ष जो है आगे अगर हम पी में जाएंगे तो 5 वर्ष पी में बढ़ेगा और 5 वर्ष क्यू में बढ़ेगा, यानी 10 वर्ष बढ़ जाएगा। तो बहुत आसान सी बात है, पी और क्यू की वर्तमान जो कुल आयु होगी वो कितनी होगी 40 वर्ष। तो अब अगर पी और क्यू की वर्तमान में कुल आयु 40 वर्ष है और पी क्यू आर की कुल आयु कितनी है 60 वर्ष है, तो एक बात बताओ, तो आर यहाँ पर 20 वर्ष का तो होगा, आर यहाँ पर कितने वर्ष का होगा बच्चों 20 वर्ष। बहुत आसान सी बात, समझ पा रहे होंगे भाई, पी और क्यू की इस समय आयु जो है 40 वर्ष होगी, या है, हम कह सकते हैं 40 वर्ष है। तो पी क्यू आर तीनों की मिलाकर कुल आयु कितनी है 60 वर्ष है, जबकि पी और क्यू 40 हो गया, तो आर यहाँ पर कितना होना चाहिए 20 वर्ष। लेकिन ये वर्तमान में हो रही है, और 10 वर्ष बाद जाएंगे बच्चों, तो 10 वर्ष बाद अगर हम आर की आयु निकालेंगे तो सीधी सी बात है 20 + 10 अर्थात ये 30 वर्ष का होगा, 30 वर्ष का होगा। ऑप्शन नंबर दूसरा एकदम इसमें सही और बेहतरीन जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दूसरा एकदम से इसमें सही जवाब होगा। तो मुझे उम्मीद है ये सवाल भी आपको बेहतर तरीके से समझ आया होगा। देखिए इसमें क्या हमने आयु को भी कनेक्ट कर दिया है ना, तो बिल्कुल एवरेज में आपके कई तरह के सवाल बन जाया करते हैं। ये भी आपका, ये तो खैर आपका 2012 में पूछा हुआ सवाल था, तो मैंने कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिए हैं, 2021 के ज़्यादा लिए हैं, लेकिन जो और अन्य ईयर्स में जो आपके सवाल पूछे गए हैं उनको भी इसके अंदर लिया गया है। ठीक है, अब फटाफट से क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलेंगे। 22 क्वेश्चन नंबर 22, जल्दी से सभी बच्चे इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 सॉल्व करेंगे भाई जल्दी से फटाफट से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। बढ़िया प्रश्न है और आसान प्रश्न है। इस प्रश्न को हमें समझना होगा, तभी हम आसानी से इसको 2 लाइनों के अंदर हल कर पाएंगे। जैसे कि क्वेश्चन हमारे पास है, विवाह के समय पति और पत्नी की औसत आयु 23 वर्ष थी। विवाह के 5 वर्ष बाद उनका 1 वर्ष का बच्चा है। बच्चे के जन्म के समय परिवार की औसत आयु आपसे पूछी गई है। तो देखिए बहुत आसान सी बात है, जब इनकी विवाह हो रहा है तो हस्बैंड और वाइफ की औसत आयु 23 वर्ष है। तो अगर मैं आपसे कहूँ कुल आयु कितनी होगी इनकी, तो 23, 2 लोग हैं और 23 एवरेज है, 23 के हिसाब से दोनों का मिलाकर जो कुल आयु होगी वो 46 वर्ष हो जाएगी। इतनी बात सबको समझ में आसानी से आ रही होगी। बहुत बहुत आसान सी बात बच्चों। इसके बाद मैं आपसे कह रहा हूँ कि भाई 5 वर्ष बाद इनके पास 1 वर्ष का बच्चा है, यानी अगर 5 वर्ष बाद देखा गया तो 1 वर्ष का बच्चा है, यानी कि बच्चे की आयु 1 वर्ष है। अगर बच्चे की आयु 1 वर्ष है तो आप समझेंगे शादी के 4 वर्ष बाद बच्चे का जन्म हुआ होगा। शादी के 4 वर्ष बाद, क्योंकि 5 वर्ष बाद बच्चा 1 वर्ष का हो चुका है, तो सीधी सी बात है बच्चे की आयु है 1 वर्ष, यानी कि 4 वर्ष बाद बच्चे का जन्म हुआ होगा। तो अगर मैं 4 वर्ष बाद कहूँ तो इसमें आयु कितनी हो जाएगी, तो 4 वर्ष बाद का मतलब है इसमें 8 और ऐड होगा। क्यों? 4 वर्ष इसकी बढ़ जाएगी हस्बैंड की आयु, वाइफ की आयु भी 4 वर्ष बढ़ेगी, यानी दोनों का मिलाकर 8 वर्ष बढ़ जाएगा। तो आपसे बोला जाए 4 वर्ष बाद इन दोनों की आयु कितनी हो जाएगी, तो 8 × 6 = 14, यानी कि 54 वर्ष है ना। तो 4 वर्ष बाद दोनों की आयु 54 वर्ष हो जाएगी। 4 वर्ष बाद बच्चे का भी जन्म हो रहा है, बच्चे का जन्म होगा तो उस समय बच्चे की आयु 0 वर्ष कहलाएगी। हम कह सकते हैं हस्बैंड प्लस वाइफ और प्लस सन, तो इनकी
अगर बात करी जाए आयु कुल मिलाकर कितनी होगी, 54 वर्ष। बात सबको समझ आ रही है, 4 वर्ष बाद। क्यों? क्योंकि जब बच्चे का जन्म जिस समय होगा तो उस समय तो बच्चे की आयु 0 मानी जाएगी, है ना। और हस्बैंड और वाइफ कितने वर्ष के हो चुके हैं, दोनों मिलाकर 54 वर्ष हो चुका है। तो सीधी सी बात, तीनों की जो कुल आयु होगी वो 4 वर्ष बाद कितनी होगी, 54 वर्ष होगी। ठीक है, 54 वर्ष होगी। तो कह रहा है बच्चे के जन्म के समय परिवार की औसत आयु, तो ये कुल मिलाकर आयु बच्चे के जन्म के समय इतनी है। तो एवरेज पूछा गया है, तो एवरेज कैसे बनेगा, बहुत आसान सी बात है भाई। टोटल आयु कितनी है, 54 वर्ष। अब लेकिन इस समय व्यक्ति कितने हो जा रहे हैं, 3, क्योंकि हस्बैंड वाइफ और सन। तो 3 से बच्चों भाग करेंगे तो आपका 18 ईयर्स आंसर होगा। बहुत आसान सा प्रश्न है, आप समझ पाए होंगे। तो आंसर होगा 18 ईयर्स, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अब आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। 23, 24 ये बेहतरीन सवाल है, दोनों के दोनों 2021 में पूछे गए सवाल हैं और बढ़िया सवाल हैं। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें तो इस तरह के प्रश्न हमें एलिगेशन मेथड, रेशियो का एक पार्ट होता है मिश्रण, उसमें एक एलिगेशन मेथड होता है, तो उसको समझने की कोशिश करेंगे। किसी विद्यालय में विद्यार्थियों की औसत आयु 13.2 वर्ष है, यानी विद्यार्थियों की औसत आयु 13.2 वर्ष है बच्चों। इसका मतलब बहुत आसान सी बात है कि इसमें लड़के और लड़कियां दोनों होंगे, तो दोनों को मिलाकर जो एवरेज है वो 13.2 वर्ष है। लड़कों का औसत है, अगर मैं कहूँ बॉयज़ का जो बच्चों औसत है वो कितना है, 14.4 ईयर्स, जबकि गर्ल्स का, लड़कियों का औसत कितना है, 12.3 वर्ष। बहुत आसान सी बात, समझ पाए, ठीक है ना। और कहना है दोनों का मिलाकर, यानी विद्यार्थियों की औसत आयु स्कूल के, तो वो है 13.2 ईयर्स। देखिए एलिगेशन मेथड कब लगता है, जब लगेगा जब आपका दो चीज़ों को मिलाने की बात हो रही होगी। मिलाने की बात किस तरह से हो रही है, देखो हमारे पास बॉयज़ का अलग दे रखा है, गर्ल्स का अलग दे रखा है, और दोनों का मिलाकर अलग दे रखा है 13.2। तो इस तरह का जब भी फीलिंग आया आपको तो क्या करेंगे हम, एलिगेशन मेथड। और एलिगेशन मेथड कहता है इस तरह से क्रॉस डिफरेंस लो, है ना। इन दोनों में से जो भी बड़ा है उसका डिफरेंस इस साइड लिखेंगे, और इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो इस साइड लिखेंगे। तो अगर इन दोनों का डिफरेंस आप देख पा रहे होंगे तो 14.4 में से 13 पॉइंट अगर 2 घटाएंगे तो बहुत आसान सी बात है, 8 4 12, यानी कि आपका 1.2 आ जाएगा डिफरेंस यहाँ से। अब यहाँ से 13.2 बड़ा है 12.3 से, तो यहाँ से ज़रा घटाओ फटाफट से, तो आप कहेंगे 0.9 हो जाएगा, 0.9, है ना। तो 13.2 में से 12.3 घटाओगे तो 0 पॉइंट कितना आएगा बच्चों, 9 आ जाएगा। बात क्लियर। पॉइंट से पॉइंट आप हटा लो, 3 3 9 और 3 चौक 12, तो अनुपात कितना होगा, 3:4, 3:4। लेकिन क्या ये आंसर होगा, कई सारे बच्चों ने 3:4 ही आंसर बोला होगा, लेकिन एक बात बहुत अच्छे से समझ लीजिए, इसमें गर्ल्स की संख्या का लड़कों की संख्या से अनुपात पूछा गया है। गर्ल्स की संख्या क्या, लड़कों की संख्या से अनुपात पूछा गया है। और ये जो अनुपात हमारा निकल के आ रहा है बच्चों, ये अनुपात आ रहा है, देखो बॉयज़ का रेशियो आपका इधर ये रिप्रेजेंट कर रहा है, और गर्ल्स का रेशियो आपका ये रिप्रेजेंट कर रहा है। जबकि हमसे गर्ल्स और बॉयज़ का रेशियो पूछा है, तो 4:3 इसका आंसर होगा बच्चों। बहुत बहुत बढ़िया, ये बात बहुत ध्यान से समझनी है, क्योंकि कई बार बच्चे इन बातों में अक्सर गलती किया करते हैं। हाँ, थोड़ा सा मार्कर की देख क्या था, नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा पता नहीं क्या इंक की शायद कुछ गड़बड़ है इसकी, इसलिए थोड़ा धुंधला दिखाई दे रहा होगा। अभी एडजस्ट करिए, अगली क्लास में हम विशेष तौर पे ध्यान देंगे इंक का। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बच्चों है 24। 24 भी इसी तरह का सवाल है, 24 भी बच्चों इसी तरह का सवाल है। और 24 क्वेश्चन देखिएगा, बहुत जल्दी से आप लोग करके बताओ, बिल्कुल सेम सवाल है। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आएगा, बताओ जल्दी से। 24 कह रहा है एक कक्षा में छात्रों की औसत आयु 16.8 वर्ष है। कक्षा में लड़कों की औसत आयु, बॉयज़ की औसत आयु, यानी बॉयज़ की औसत आयु 18.4 वर्ष है। गर्ल्स की औसत आयु 16.4 वर्ष है। जबकि कह रहे हैं छात्रों की औसत आयु कक्षा में वो कितनी है, 16.4। तो ये छात्रों के बीच में रखी जाएगी, यानी दोनों को मिलाकर, लड़के और लड़कियां दोनों को मिलाकर, तो जो एवरेज है वो 16.4 है। जबकि बॉयज़ का 18.4, गर्ल्स का 16.4। तो कह रहे हैं किसमें, लड़कों की संख्या का लड़कियों के साथ अनुपात। तो बच्चों निकालो भाई, ये 16 पॉइंट यहाँ पर 8 है, कितना है, 16 पॉइंट यहाँ पर 8 है,
ठीक है, अब फटाफट से डिफरेंस निकालो। यहाँ डिफरेंस निकालो, 16.8 में से घटेगा 16.4 बच्चों, तो 0.4 ही आएगा। बहुत बढ़िया। अगर आप यहाँ से डिफरेंस निकालोगे तो 18.4 और 16.8, तो घटाओ, 14 में से 6 जाएगा 8, यानी 1 पॉइंट आपका 6 आ जाएगा। पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, 4 एकम 4 हो जाएगा, 4 चौक 16 हो जाएगा, तो 1:4 इसका आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी एकदम से ठीक। दोनों के दोनों सवाल आपके 2021 में पूछे गए हैं। ये सवाल भी 2021 में पूछा गया, इससे पहले वाला भी सवाल 2021 में आपका पूछा गया है। तो मुझे उम्मीद है ये सवाल भी आपको बेहतर तरीके से समझ आया होगा। अब आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ, बहुत जल्दी से बढ़ेंगे क्योंकि टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। तो 25 क्वेश्चन क्या है, ये भी बेहतरीन सवाल है। 25, 26 और 27 एक ही कंसेप्ट पर है, बस थोड़ा थोड़ा चेंज है, इसलिए बहुत ध्यान समझना है। और ये सवाल जो ऐसे सवाल हैं, चाहो तो आप बिना पेन के भी इनको हल कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो आसानी से। अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 25 की, करें 10 संख्याओं का औसत 80 ज्ञात किया गया, लेकिन बाद में ज्ञात हुआ त्रुटि के कारण 50 को 60 अंकित किया गया। सही औसत ज्ञात करें। हुआ क्या भाई, 10 संख्याओं का जो एवरेज निकाला गया बच्चों, 10 संख्याओं का जो एवरेज निकाला गया वो 80 निकाला गया, लेकिन बाद में याद आया कि एक अंक इसमें, एक संख्या कितनी थी, 60 थी, उसके स्थान पर हमने कितना अंकित कर रखा है, उसके स्थान पर हमने 60 अंकित कर लिया गया। तो कह रहे हैं सही औसत बताओ। ठीक है, यानी 10 संख्याओं का औसत निकाला कितना गया था, 80, यानी कि ये गलत है। समझ रहे हैं ना, ये गलत कैसे है भाई, जब हमारा औसत निकाला गया 80, कई बार होता है ना, जब कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, बाद में मालूम पड़ता है अरे यहाँ तो हमने मिस्टेक कर दी थी। तो वही चीज़ थी यहाँ पर कि एक संख्या 10 में से कोई संख्या रही होगी 50, उसके स्थान पर 60 ले लिया गया। तो एक छोटी सी बात बताओ मेरे को, क्या बहुत आसान सी बात, इसमें एक्स्ट्रा लिया गया या कम लिया गया है? ये 50 तो लेना चाहिए था और आपने ले कितना लिया है, 60, यानी 60 ले रखा है। यानी बच्चों इसमें आपने एक्स्ट्रा काउंट कर लिया। एक्स्ट्रा कितना काउंट कर रखा है, 10। तो इस बात को समझना होगा कि ये 10 एक्स्ट्रा काउंट किया हुआ है। अगर मैं आपसे कहूं कि बेटा एवरेज कितना एक्स्ट्रा काउंट कर रखा है, एवरेज कितना एक्स्ट्रा काउंट रखा है, तो भाई एवरेज कैसे निकालेंगे? 10 अगर एक्स्ट्रा काउंट करा हुआ है, 10 ही संख्याएं हैं, 10 संख्याएं हैं, 10 से भाग करोगे तो एवरेज जो बेटा आएगा वो 1 एक्स्ट्रा कर रखा है आपने। नहीं समझ में आई बात? एक बार फिर समझो भाई, हमारे पास 50 होना चाहिए था, आपने कितना लिखा हुआ है, 60, यानी कि 10 एक्स्ट्रा गिन रखा है। 10 एक्स्ट्रा गिन रखा है तो एवरेज कितना एक्स्ट्रा हो जाएगा? क्योंकि भाई सीधी सी बात, जो एक्स्ट्रा हो रहा है 10 हो रहा है, कुल मिला के 10 एक्स्ट्रा हो रहा है, टोटल मिला के 10 एक्स्ट्रा हो रहा है। और संख्याएं कितनी है, 10। आपको पता है कि एवरेज निकालने की 10 संख्याओं से भाग करना पड़ेगा, यानी एवरेज में जो एक्स्ट्रा हो रहा है बच्चों, वो 1 एक्स्ट्रा हो रखा है। यानी कि आपने 80 निकाला था तो इसमें 1 एक्स्ट्रा गिन रखा है, एवरेज 1 एक्स्ट्रा एवरेज गिन रखा है। तो सही एवरेज कितना हो जाएगा बच्चों? बहुत आसान सी बात है कि भाई हमारी सीधी सी बात, जब आपने एक्स्ट्रा गिन रखा है 80 में तो 1 घटा दो, 1 माइनस करोगे तो सही कितना हो जाएगा, 79। बताओ सभी बच्चों को सवाल समझ आया? 79, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसमें एकदम से सही जवाब हो जाएगा। बताओ क्लियर है? जो भी एक्स्ट्रा है, सीधी सी बात है, आपने एक्स्ट्रा गिन रखा है तो कम तो करना पड़ेगा, तभी तो सही वैल्यू निकल के आएगी। तो एक्स्ट्रा आपने एक एवरेज 1 गिन रखा था, एवरेज निकाला कितना गया था, 80, जब एक्स्ट्रा है इसमें 1 माइनस करेंगे तो सही कितना आ जाएगा, 79। परेशान ना हो, अगर कम समझ में आए एक और सवाल देखो और अच्छे से क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखो फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 26 जल्दी से बताओ करके फटाफट से, इसी तरह का सवाल है एक और। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहे हैं 20 मापनों का औसत कितना निकाला गया? 20 का औसत निकाला गया, एवरेज कितना निकाला गया, 75। बाद में पता चला कि इसमें एक 97 त्रुटि के कारण 97 की जगह पे आपने 79 काउंट कर लिया। तो ये तो सही वाला है, आपने गलत काउंट कर रखा है कितना, 79। अब गलत काउंट कर रखा है तो आप समझो 97 तो ठीक है ना, आपका 79 तो गलत है। तो आप देखो कम गिना है आपने, ज़्यादा गिना है, यहाँ पर आपने कम गिना है, यानी कम गिना है। कितना कम गिना है, घटा के निकालो। 17 में से 9 जाएगा तो 8 बचेगा, और 8 में से 7 जाएगा तो 1, यानी आप कह सकते हो इसमें आपने कम गिना हुआ है, इसमें 18।
18 टोटल मिला के कम करा हुआ है, तो एवरेज भी कम हो रहा होगा कहीं ना कहीं। तो एवरेज कम कितना, 18। कुल मिला के संख्या कितनी है, 20, और 20 से भाग करोगे, पॉइंट लगाओगे, 2 नेम 18 यानी कि 0.9, यानी एवरेज आपका कितना कम हो रखा है, 0.9। समझने की कोशिश करो बच्चों कि आपका 97 आपने गिनना चाहिए था, आपने 79 गिना है। इसका मतलब बहुत बहुत आसान सी बात हो गई कि आपने 18 कम गिना है, और 18 कम गिना है तो एवरेज भी कम गिना है ना। एवरेज कम गिना है, एवरेज कैसे निकले, कुल मिला के 18 कम हुआ है, संख्याएं कितनी है 20, तो 20 में बांटोगे तो कुल मिला के 0.9 एवरेज कम हो गया। एवरेज आपका 0.9 कम है, निकाला कितना गया था, 75 कम है, तो इसका मतलब क्या है, होना कितना चाहिए था, होना 75.9 चाहिए था, क्योंकि 0.9 आपने कम गिना हुआ एवरेज, और निकाला कितना था 75। तो सही कितना होगा, जितना कम है वो जोड़ना पड़ेगा ना, तो आपका आंसर हो जाएगा 75.9। तो इसका ऑप्शन नंबर सी एकदम से बहुत बढ़िया तरीके से आप टिक कर सकते हो। एक और सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 27, और बेहतर तरीके से क्लियर होंगी चीजें। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, इसी तरह का सवाल है। करे 10 संख्याओं का बच्चों औसत, 10 संख्याओं का माध्य भी औसत ही होता है, 10 संख्याओं का एवरेज निकाला कितना गया, 30 है ना। माध्य कितना है, कह रहे हैं 30 है। बाद में पता चला 15 तथा 23 के स्थान पर, है ना, 15 तथा 23 के स्थान पर क्रमशः 51 और 32 अंकित किया गया। 15 के स्थान पर 51, 23 के स्थान पर 32 अंकित किया गया, है ना। ये सही वाली दोनों वैल्यू हैं, ये दोनों गलत वाली हैं। तो आप ये देखो कि 15 और 23 लेना चाहिए था, तो कुल मिला के कितना लेना चाहिए था, 5 3 8, यानी 38 कुल मिला के लेना चाहिए था, या 38 अंकित करना चाहिए था। 3 5 3 8 और 2 और 1 3, लेकिन इन्होंने अंकित कुल मिला किया कितना है, 2 और 1 3, 5 3 8। समझेंगे बात को, यहाँ पर 51 और 32 मिलाकर हो रहा है 83। आप समझें कि कुल मिलाकर 38 अंकित करना चाहिए था, और अंकित किया कितना है 83। तो समझेंगे, एक छोटी सी बात बताओ मेरे को कि भाई 38 लेना चाहिए था इन्होंने, और लिया कितना है 83, यानी इन्होंने एक्स्ट्रा लिया हुआ है। बेटा कितना एक्स्ट्रा लिया हुआ है आप घटा के निकालो, तो भाई 83 में से जरा घटाओ, 13 में से 8 जाएगा 5, 7 में से 3 जाएगा 5, सॉरी 4, 7 में से 3 जाएगा 4, यानी उन्होंने 45 एक्स्ट्रा गिना हुआ है ना, 45 एक्स्ट्रा गिना हुआ है। अब एक बात बताओ मेरे को, जब 45 एक्स्ट्रा गिना हुआ है बच्चों, हाँ 45 ठीक है, 45 एक्स्ट्रा गिना हुआ है, तो एवरेज कितना एक्स्ट्रा गिना हुआ है इन्होंने, एवरेज एक्स्ट्रा कितना हो रखा होगा। तो बहुत आसान सी बात है, 45 कुल मिला के एक्स्ट्रा है। संख्याएं आपके पास इसमें दे रखी हैं, कितनी संख्याएं हैं 10, घटाओगे मतलब भाग करोगे सॉरी, तो इसमें कितना आ जाएगा 4.5 एक्स्ट्रा एवरेज। ये एवरेज एक्स्ट्रा है। अगर एक्स्ट्रा एवरेज है इसका मतलब सीधी सी बात है, यहाँ पर हमारे पास था निकाला कितना 30, तो एक्स्ट्रा कितना है इसमें 4.5, तो सही तो घटा के ही निकालोगे, जो एक्स्ट्रा उसको हटा दो, जो कम है उसको जोड़ेंगे, जो एक्स्ट्रा है उसको इसको घटाएंगे। तो एक्स्ट्रा है यहाँ पर घटा दो बेटा, तो आपका आ जाएगा, आपका कितना आ जाएगा, ये 25.5 आ जाएगा घटाने पर, 25 पॉइंट कितना आ जाएगा 5, और यही हमारा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए एकदम से इसमें सही जवाब हो जाएगा। बताओ सभी को सवाल समझ आया होगा, बहुत बहुत बढ़िया और बहुत बहुत शानदार। सभी को सवाल क्लियर है, हाँ भाई। तो ये सवाल भी आपको बेहतर तरीके से सभी बच्चों को समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 27 में आपका ऑप्शन नंबर ए एकदम से ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 जल्दी से सभी बच्चे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 है क्या, एक स्कूल के 10 शिक्षकों में से एक शिक्षक सेवानिवृत्त हो जाता है और उसके स्थान पर एक 25 वर्षीय शिक्षक सेवा ग्रहण कर लेता है। परिणाम स्वरूप शिक्षकों की औसत आयु 3 वर्ष कम हो जाती है। सेवानिवृत्त शिक्षक की आयु कितने वर्ष है?
तो बहुत आसान सा प्रश्न है ये, लेकिन इसको समझना पड़ेगा तब आसान है। अगर आप इसको नहीं समझ पाए तब ये सवाल आपको बहुत परेशान कर सकता है, इसलिए बहुत ध्यान से सुनिएगा। बस एक लाइन का ही सवाल है ये, अगर आपने इसको समझ लिया तो। देखो 10 शिक्षक थे, आप इसको सवाल को समझो। 10 शिक्षक थे, है ना। एक स्कूल में शिक्षक कितने थे? 10। तो एक शिक्षक चले गए, क्योंकि उनका के रिटायर हो गया ऐसे बोल सकते हैं। एक शिक्षक रिटायर हो गए। जब शिक्षक रिटायर हुए तो उसके स्थान पर क्या हो जा रहा है? एक 25 वर्षीय नया शिक्षक आ जा रहा है। 25 वर्षीय नया शिक्षक आ जा रहा है। तो एक बात बताओ मेरे को, शिक्षकों की संख्या तो वही रहेगी, पहले भी 10 थी, बाद में भी 10 है, क्योंकि एक शिक्षक गया और उसके स्थान पर नया आ गया। तो मान लीजिए शिक्षक गया, उसके स्थान पर कितने का आ गया? 25 वर्ष का आ गया। अब हुआ क्या? तो क्या हुआ? परिणाम स्वरूप शिक्षकों की औसत आयु ना एवरेज कम हो गया। एवरेज कम कितना हो गया? तो एवरेज आपका कम हो गया कुल मिलाकर 3 वर्ष। अगर एवरेज 3 वर्ष कम हुआ है, एक बात समझने की कोशिश करेंगे कि अगर एवरेज 3 वर्ष कम हुआ है तो कुल मिलाकर आयु कितनी कम हो रही होगी, है ना। कुल एज कितनी कम हो जाएगी? तो कुल एज कितनी कम होगी? बहुत आसान सी बात है। टीचर कितने हैं? 10, और एवरेज में कम कितना हो रहा है? 3। तो 3 के हिसाब से 10 का कुल मिलाकर 30 वर्ष आयु कम हो जाएगी। 30 वर्ष आयु कम हो रही है। बात सबको समझ आ रही है? देखो एवरेज 3 घट रहा है। एक बात बताओ, अगर एवरेज 3 घट रहा है तो एक बहुत प्यारी सी बात क्या कि एवरेज अगर 3 घट रहा है, इसका मतलब है बच्चों कहीं ना कहीं जो नया टीचर आया है, नया शिक्षक आया है, उसकी आयु पुराने वाले शिक्षक से कम रही होगी, तभी तो एवरेज घटेगा ना। एवरेज घटेगा इसका मतलब नया वाला कम का है। एवरेज बढ़ेगा इसका मतलब नया वाला ज़्यादा का है पुराने की तुलना में। तो अब बताओ एवरेज कुल कितना घट रहा है? देखो कुल कितना घट रहा है? एवरेज घट रहा है कुल मिला के 3। इनसे बड़े परेशान हैं आज। एवरेज कितना कम हो रहा है? 3। तो कुल मिला के कितना कम हो जाएगा भाई? 10 तियाँ 30, क्योंकि 10 शिक्षक हैं तो 3 के हिसाब से हर एक में 3 कम हो रहा है, 10 तियाँ 30, यानी 30 वर्ष कम है पुराने वाले से। कम का मतलब क्या है? ये वाला पुराने वाले से 30 वर्ष कम है, तो पहले वाला कितने का रहा होगा आप खुद बताओ जरा। 30 वर्ष छोटा है पहले वाले से। कम का मतलब है नया वाला 30 वर्ष छोटा, और है कितने का? 25 का। तो कितने का रहा होगा ऊपर? तो कोई कितने का रहा हो? कितने का रहा होगा? 55 वर्ष का रहा होगा। बात समझने की कोशिश कर पा रहे हैं आप लोग? नहीं? हाँ या ना? भाई सीधी सी बात है, 55 वर्ष का रहा होगा, 55 वर्ष का रहा होगा, तभी तो जाके ये आपका 30 वर्ष देखो कम हुआ, यहाँ पे नहीं हो गया। देखो जरा 30 वर्ष कम हुआ। बात सबको समझ आ रही है? बहुत आसान सी बात है। ये नया वाला 25 का है और कुल मिलाकर कमी कितने की हुई है? 30 की। इसका मतलब पहले कितने का रहा होगा? 55 वर्ष का रहा होगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें ए ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है? सचिन तेंदुलकर का 11 पारियों में कुछ औसत है। क्वेश्चन नंबर 29। सचिन तेंदुलकर का 11 पारियों में कोई निश्चित औसत है। 12वीं पारी में 120 रन बनाता है, यानी 11 पारियों में आप 1 2 3 इस तरह से ना, 11 पारियों में कितना है? 11 पारियों में उसका कुछ औसत है। 12वीं पारी में 120 बना रहा है। आप बात को समझेंगे, जो 12वीं पारी है बच्चों, उसमें कितना बना रहा है? उसमें 120 बना रहा है, ठीक है। और जिससे उसका औसत 5 रन बढ़ जा रहा है। अब औसत बढ़ने का मतलब हो गया कहीं ना कहीं जो पहले उसका एवरेज हो रहा होगा उसकी तुलना में ज़्यादा रन बनाए होंगे 12वीं पारी में। इसका मतलब क्या है? 11 पारी तो पहले खेल चुका है, 11 पारियां में 12वीं लिखा है 120, ऐसी आपका 11 पारियां होंगी इधर। बात सबको समझ आ रही है ना? तो अब एवरेज अगर 5 बड़ा है, एवरेज 5 बड़ा है तो हर पारी का 5 बड़ा होगा। इस बात को समझ लो। एवरेज अगर 5 बड़ा है तो हर पारी में 5 बड़ा होगा। पारी कितनी हो गई? 12 पंजे 60, 12 पंजे 60, यानी कि 60 तो एवरेज 60 रन कुल मिला के ज़्यादा हो गए। 5 रन एवरेज के हिसाब से बड़ा है, तो 12 पारियों में उन्होंने 60 रन एक्स्ट्रा बनाए हैं पहले की तुलना में। और बनाए कितने हैं? 120। तो अगर पहले की बात करेंगे जब 11 पारी तक, तो उसका एवरेज रहा होगा 60 का। एक बार फिर समझो, 12वीं पारी में उसने बनाया है कितना बच्चों? 120। अगर 12वीं पारी में 120 रन बनाया है तो इस बात को समझना होगा हमें
कि एवरेज 5 बढ़ रहा है, इसका मतलब हर पारी में कितना कितना एक्स्ट्रा बनाया उसने, 5-5 रन एक्स्ट्रा बनाया। यानी पीछे का हिसाब किताब के हिसाब से 5-5 रन हर किसी का बढ़ गया एवरेज। तो 12 पारियां कुल मिला के, ये पारी भी काउंट कर रहे हैं, तो 12 पारियों में कुल मिला के 60 रन उसने एक्स्ट्रा बनाए हैं। 60 एक्स्ट्रा बनाए हैं, बनाए कितने हैं 120, 60 एक्स्ट्रा बनाए हैं, तो पहले एवरेज कितना रहा होगा 60। और हमसे पूछा गया है बच्चों वर्तमान औसत, तो वर्तमान औसत का मतलब हो जाएगा 60 और पहले की तुलना में 5 ज़्यादा है तो कितना हो जाएगा 65। पहले की तुलना में 5 ज़्यादा है तो कितना हो जाएगा 65। बात क्लियर है। ये पहले का एवरेज आ गया, 5 ज़्यादा है तो 65 हो गया। एक और सवाल देखो, इसी तरह का सेम सवाल है और अच्छे से क्लियर होगा, क्लियर नहीं हुआ है तो क्वेश्चन नंबर आप देखो, क्वेश्चन नंबर 30 देखो। क्वेश्चन नंबर 30 है क्या, एक क्रिकेट खिलाड़ी बच्चों कह रहे हैं 11वें मैच में 100 रन बनाता है। यानी सीधी सी बात है 11वीं की बात कर रहे हैं, तो इसमें बच्चों कितना रन बना रहा है 100 रन बना रहा है, जिससे पिछले का जो है ना, जिसके कारण उसका 5 रन बढ़ जा रहा है। एवरेज कितना बढ़ रहा है 5 रन बढ़ जा रहा है। तो वही हिसाब किताब कि 11 पारियों कितना बड़ा होगा, 11 पंजे 55 बड़ा होगा, है ना। 55 बड़ा है, बनाए कितने हैं 100, तो पहले कितना रहा होगा, पहले रहा होगा 45, है ना। और अभी वर्तमान में कितना होगा, अभी 5 ज़्यादा है तो कितना हो जाएगा 50। वर्तमान में 5 ज़्यादा है तो कितना हो जाएगा 50। एक बार सवाल को बच्चों फिर समझ लो, बहुत आसान तरीके से। 11वीं पारी में 100 रन बनाया है उसने, इससे क्या हो रहा है 5 रन एवरेज बढ़ जा रहा है। 5 रन एवरेज बढ़ेगा बच्चों, इसका मतलब 11 पारी खेली है उसने, तो 11 पारियों में कुल मिला के कितना बढ़ रहा है 55 अगर बढ़ रहा है, बनाए कितने हैं 100, इसका मतलब पहले जो एवरेज रहा होगा वो 45 रहा होगा। 11 पारियों तक एवरेज कितना रहा होगा 45। पहले अगर 45 रहा है बच्चों तो सीधी सी बात है अभी वर्तमान में 5 ज़्यादा हो चुका है, तो कितना आंसर होगा 50। कितना आंसर होगा 50। तो इस तरह से मेरे प्यारे साथियों, प्यारे दोस्तों, प्यारे बच्चों, हम लोगों ने एवरेज टॉपिक के 30 बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आज किए हैं और ये सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं। थोड़ा इस बात का ध्यान रहे, हम ज़्यादा डीप ना जाके पढ़ के केवल और केवल इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ी हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़े हैं, साथ ही साथ लगभग हर तरह का क्वेश्चन करने का हमने इसमें प्रयास भी किया है। कुछ आपको नए सवाल मिले होंगे, कुछ पुराने सवाल मिले होंगे। जो बच्चा पहली बार पढ़ रहा है उसके लिए भी ये वीडियो बहुत फ़ायदा करेगी। सभी बच्चों को फ़ायदा इस क्लास से मिलेगा, चाहे रिवीजन के तौर पर देखें, चाहे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के तौर पर देखें, चाहे कोई नया बच्चा जो कम समय में तैयारी करना चाहता है उसके तौर पे देखा जाए, या फिर मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के तौर पे देखा जाए, या फिर हम क्वेश्चंस को करना कैसे है, या फिर लगभग देखें तो टाइप वाइज क्वेश्चन बन सकते हैं, उसकी दृष्टि से भी ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। कम समय में आप कैसे करके शॉर्टकट का इस्तेमाल करके सवाल कर सकते हैं, इस पर भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। तो हर दृष्टि से देखा जाए तो ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण हुई होगी। सभी बच्चे एक बार कमेंट करके क्लास के बाद, अभी नहीं, क्लास के बाद कमेंट करके, क्लास ऑफ होगी, क्लास के बाद कमेंट करके, कमेंट सेक्शन में जाके जरूर कमेंट करेंगे, लाइव में नहीं करना, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे कि किस तरह से आपको ये वीडियो ने, इस क्लास ने आपकी सहायता करी है, जिससे मैं और इम्प्रूव करके आपको आने वाली क्लासेस में लेकर आऊँ। आज थोड़ी सी मुझे दिक्कत हुई पढ़ाने में, इसलिए पहली चीज़ बहुत दिनों बाद मैं आज आपके सामने क्लास लाया हूँ, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस और ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बड़ा अंतर होता है, थोड़ा सा डिफरेंस रहता है पढ़ाने को लेकर। दूसरी बात, पता नहीं आज इंक को दिक्कत आई है, इंक की समस्या रही है, इंक डालने के बावजूद भी पता नहीं मार्कर किस तरह से चल रहा है। कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगली क्लास से हम इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे और कुछ और बेहतरीन ढंग से चीज़ों को इम्प्रूव करके इस बार एक और शानदार क्लास लेकर आएंगे। आप सभी बच्चे इसी तरह से बने रहें। सभी प्यारे बच्चों का बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।